नमस्कार। नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू पांडे, डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ। एज अ मॉडरेटर आप सभी पैनलिस्ट का फार्मालोग के मंच पर संवाद एपिसोड 12 में आपका स्वागत करते हैं। पूजा मैम। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। मैं ईश्वर से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मैं डॉक्टर पूजा अरोड़ा, डायरेक्टर प्रिंसिपल ग्लोबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, आप सबका फार्मा लोग के मंच पर स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ मैं अमित झा सर का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने आप सबसे जुड़ने का मुझे अवसर प्रदान किया। धन्यवाद मैम। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे मंजू मैम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फार्मा लोग एक ऐसा मंच है जहां पर हम अपने विचार, अपने अनुभव, अपने फील्ड से जुड़े हुए विषयों पर रखते हैं और लोगों को अपने संवाद के जो निकले हुए निष्कर्ष होते हैं उसके माध्यम से मार्गदर्शन कर सकते हैं, या यूं कहें कि लोग इसके निष्कर्ष से लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम द एकेडमिया एंड वाइस वर्सा। और इस टॉपिक पर हमारे साथ संवाद में जुड़े हुए जो यहाँ पे पैनलिस्ट हैं, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं रेस्पेक्टेड डॉक्टर विजय भल्ला सर, who is principal at SGT University, Gurugram, and our second panelist is Mr. H.M. Malhotra, who is business manager, the Himalaya Drug Company, Bangalore. And our third panelist is Dr. Rahul Tripathi, who is the lead formulation scientist, Medform Pharmaceutical Limited, United Kingdom. And our fourth panelist is Mr. Amit Pandey, who is Global Quality Compliance Team, Sun Pharmaceutical Limited. आप सभी का स्वागत है। शुक्रिया। जैसा कि हमने कहा कि हमारा आज का टॉपिक है एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम द एकेडमिया एंड वाइस वर्सा। तो बहुत सारे ऐसे जो हम अक्सर देखते हैं कि स्टूडेंट्स ड्यूरिंग देयर फार्मेसी कोर्स और आफ्टर कंप्लीशन जब वो कंप्लीट कर लेते हैं तो वो कुछ चैलेंजेस फील करते हैं कि टू सेट इन द इंडस्ट्री। वो चैलेंजेस उनके कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो उन चैलेंजेस को एज अ मतलब मोटिवेशन के नाम पे वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं ठीक है, वी कैन डू। एंड कभी कभी क्या होता है कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी उन पे पड़ता है, जिससे वो कुछ एक सर्टेन टाइम पीरियड बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद वो क्विट करने को सोचते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमको लगता है कि कुछ एक इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कुछ कहीं ना कहीं एकेडमिया को हम इंडस्ट्री से ऐसा जोड़ना चाहिए, ऐसा कोरिलेट करना चाहिए कि हम उन बच्चों को एक बढ़िया आउटपुट दे सकें। वो बच्चे अपना जो उन्होंने सीखा है, जो उनकी लर्निंग है, उसको वो फ्रूटफुल कर सकें, जो सोसाइटी को कुछ बेहतर दे सकें और अपने बेहतर कर पाएं। तो उसी पे हमारे साथ में यहाँ पे 3 हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो इंडस्ट्री से जुड़े हैं और एक हमारे जो रेस्पेक्टेड प्रोफेसर विजय भल्ला सर हैं, वो एकेडमिक्स से हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हम आगे संवाद में देखेंगे कि कोरिलेट करेंगे और कहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो लूपहोल्स हैं जिनको हम रिकवर कर सकते हैं। तो इसी संवाद को आगे बढ़ाते हुए पहले तो आप लोगों से हम अनुमति चाहते हैं कि क्या हम स्टार्ट करें ये संवाद? बिल्कुल, जरूर। इसी संवाद से जुड़े हुए हमारे कुछ सवाल हैं, जैसा कि हम मिस्टर अमित पांडे से हम चाहते हैं कि कुछ पूछना चाहते हैं। जैसे हमारे जो फार्मेसी ग्रेजुएट्स हैं या हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स हैं, वो इंडस्ट्री से उनकी क्या एक्सपेक्टेशन, मतलब वो क्या, जो इंडस्ट्री है वो उनसे क्या चाहती है एज अ, जब वो इंटरव्यू फेस करने जाते हैं या जब वो अपने ट्रेनिंग पीरियड पे जाते हैं या उनका कुछ प्रोबेशन पीरियड होता है, तो इंडस्ट्री उनसे कुछ चाहती है कि नहीं ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये सारे फीचर्स होने चाहिए हमारे एक जो कैंडिडेट है जिसको हमने हायर करना चाहते हैं, जिसको हमने हायर करा है, तो वो क्या एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द इंडस्ट्री? या मैडम, फर्स्ट आई वांट टू थैंक्स टू फार्मा लोग, आपने मुझे चांस दिया बोलने के लिए। और जहाँ तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, जब मैंने एमफॉर्म किया, बीफॉर्म किया, फिर मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जितना हम बीफॉर्म में जितना सिलेबस है वो सिलेबस एज अ प्रिंसिपल हम यूज़ कर सकते हैं फार्मा इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, टैबलेट बनाने का, टैबलेट कैसे बनाना है, टैबलेट कैसे बनेगा, कैप्सूल क्या क्या फॉर्मुलेशन का क्या टेक्निक है, कौन सी मशीन्स यूज़ होते हैं अपने लैब में,
और उसके बाद हम जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ कौन सी मशीन यूज होती है, ठीक है। तो प्रोसेस, प्रिंसिपल और ऑपरेशन दो अलग अलग चीजें होती हैं। प्रिंसिपल का मतलब प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होगा, चाहे हम टैबलेट बनाने का अभी चाहे हम HPLC यूज करते हैं तो HPLC अपने लैब में भी वही है और अपना इंडस्ट्री में भी वही है, तो प्रिंसिपल किधर भी चेंज है, ऑपरेशन चेंज होता है। तो हमारे जो इंडस्ट्री में जो भी इंटरव्यूअर जो होते हैं, जो चाहते हैं कि हमको कैसा चाहिए, एम्प्लॉय कैसा चाहिए, तो एम्प्लॉय उनको ऐसा चाहिए जिनको बेसिक नॉलेज कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो टैबलेट यूनिट में जा रहे हैं तो टैबलेट का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि फॉर्मुलेशन फ्रॉम डिस्पेंसिंग से लेके अप टू फिनिश प्रोडक्ट पैक के लिए, डिस्पेंसिंग, शिफ्टिंग, ग्रेनुलेशन, कंप्रेशन, कोटिंग, वो सारा नॉलेज उनको होना चाहिए ओवरऑल। अगर वो कैप्सूल में है तो उसका अलग उनको रिक्वायरमेंट चाहिए, कैप्सूल बनाने का क्या तरीका है, कैसे चेक करना है, हाइड्रोस्कोप, वो उनका अलग रिक्वायरमेंट हो गया। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि बीफॉर्म में जितना उन्होंने प्रैक्टिकल किया है एज इट इज, वो एज ए एप्लीकेशन वो अपने इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा तो मुझे तो नहीं लगा कि ऐसा कुछ एक्स्ट्रा उनको नॉलेज चाहिए जिसको हमको बीफॉर्म वालों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बीफॉर्म वाला आज की डेट में अगर देखें तो अगर सिलेबस हम रीड करें तो सिलेबस में कोलॉजी भी पढ़ता है, माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ता है, बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ता है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ता है, सारे टैबलेट कैप्सूल्स हर कुछ सब कुछ पढ़ता है। अगर वो अपना सिलेबस अच्छे से पढ़े तो कोई भी उसके लिए ब्रेक करना मेरे हिसाब से टेढ़ी खीर नहीं है, वो तुरंत ब्रेक कर जाएगा एज ए कम्पेयर टू अदर लाइफ साइंस स्टूडेंट, क्योंकि लाइफ साइंस स्टूडेंट को कुछ भी पता नहीं है टैबलेट क्या होता है, वो डिसोल्यूशन कैसे होगा, उसका डिसइंटीग्रेशन कैसे होगा, डिसोल्यूशन क्या होता है, डिसोल्यूशन का apparatus क्या है, HPLC क्या होता है। हाँ, वो वहां जाएंगे, ट्रेनिंग उनको 2 महीने 3 महीने मिलेगा तो उनको पता होगा कि इधर से बटन दबाना है और ऐसे चलेगा, ये सारा सीख जाएंगे। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल फार्मा वाले को बेसिक प्रिंसिपल उनको ही पता होता है। हाँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ फार्मा वाले ही जानते हैं, बाद में वो लर्न करके सीख जाएंगे, लेकिन फार्मा का स्टूडेंट अगर बीफॉर्म एमफॉर्म करके जाता है उसको सारे प्रिंसिपल्स पता होते हैं। ऑपरेशन में चेंजेस होते हैं, वो ऑपरेशन वो ट्रेनिंग के दौरान सीख सकता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग 6 मंथ या 2 मंथ, जैसे अभी सेमेस्टर के बाद अगर 1 मंथ 2 मंथ का टाइम अगर मिले तो उधर जाके इंडस्ट्री में देखना चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, हमारे लैब में कौन सा इंस्ट्रूमेंट था, क्योंकि लैब में स्मॉल स्केल इंस्ट्रूमेंट ही यूज होते हैं और जब हम इंडस्ट्री में जाएंगे तो लार्ज स्केल में हो जाता है। तो लार्ज स्केल का ऑपरेशन और स्मॉल स्केल का ऑपरेशन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो उनको थोड़ा टाइम निकाल के जाना चाहिए। 1-2 महीने का ट्रेनिंग उनको अटेंड करना ही चाहिए अगर वो बीफॉर्म या एमफॉर्म में है तो उसको अंडरस्टैंड होगा कि जो हमने पढ़ा उसका एप्लीकेशन क्या है, वो हम उसको किधर यूज कर पाएंगे। जो हमें प्रिंसिपल KF का पढ़ा तो वो KF का प्रिंसिपल किधर अप्लाई होगा, उसको हम क्या क्या पता करने के लिए कर रहे हैं। अगर हम HPLC चलाना सीख रहे हैं तो उसका यूज कहाँ है, उसका हम ऐसे कैसे निकालेंगे, RS कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें उसको इंडस्ट्री में जाने के बाद उसको एप्लीकेशन पता चलेगा। तो थोड़ा उनको अपना वोकेशनल ट्रेनिंग जो होता है वो ट्रेनिंग में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उससे उनका जो है कोई भी इंटरव्यू मुझे नहीं लगता कि ब्रेक कर पाए, मतलब ब्रेक करने से रुकेगा, उनका हर इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाएंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू अमित जी। तो आपके हिसाब से मतलब जो उन्होंने पढ़ा बी फॉर्म में या एम फॉर्म में वो दैट इज सफिशिएंट, मतलब उससे ज्यादा अगर उन्होंने वो प्रॉपर्ली थॉरली स्टडी करी है या प्रैक्टिकल करा है तो वो उनके लिए ओके है। बट हम ये चीज है कि क्या इंडस्ट्री भी अपनी तरफ से कभी अप्रोच करती कि नहीं स्टूडेंट आ रहे हैं, ठीक है, उनको इतना हमको लर्निंग उनको इतनी देनी चाहिए, इतना सिखाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट फर्दर हमारे पास ही आएंगे, जो आगे आएंगे वो हमारे पास ही आएंगे, तो हमको इनको ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि ये मतलब हमको दोबारा हमारा जो फिर से फर्दर जो इनपुट रहता है वो कम से कम कहीं हमारा कम रहे। ऐसा न रहे कि वो फिर से आ रहे हैं और बाद में देखा कि नहीं हमारे यहाँ के पर वो हमें एक फॉर्मल एक ट्रेनिंग दी थी और अभी हमको क्या है कि नहीं फिर से हमको 2 महीने 3 महीने का जो टाइम है उनको वो फिर से देना है। तो क्या इंडस्ट्री अपनी तरफ से भी कहीं अप्रोच ऐसा करती है कि या इतनी क्वालिटी को मेंटेन करती है कि ठीक है जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनका एक वेलकम हार्टली वेलकम करते हैं और नहीं हम अपने मन से सिखाते हैं, इंडस्ट्री की तरफ से भी ऐसा रहता है? हाँ मैडम, कुछ इंडस्ट्री ने अभी इनिशिएट किया है, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्होंने इनिशिएट किया फार्मेसी कॉलेज से। साउथ में तो स्टार्ट हो चुका है, मोस्ट प्रोबेबली मुंबई में भी स्टार्ट हुआ है। अभी इधर वेस्ट का तो नहीं पता, दिल्ली और उधर का, लेकिन साउथ में स्टार्ट हो चुका है। इंडस्ट्री 6 मंथ की ट्रेनिंग एज ए फार्मा फ्रेशर्स लेते हैं, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। 6 मंथ में वो मतलब उनको मॉर्निंग 9 o'clock से लेके 9 o'clock तक काम कराते हैं, ठीक है। तो उनको 9 to 9 में उनको सीखने को बहुत ज्यादा मिलता है।
फिर 6 मंथ वो एज ए ट्रेनी लेते हैं। एज ए ट्रेनी मतलब उनको एज ए एम्प्लॉय नहीं लेते हैं, एज ए ट्रेनी ही लेते हैं, एम्प्लॉय नहीं रहते हैं। 6 मंथ के बाद उनको लगता है कि ये अच्छा स्टूडेंट है, इसको हम ले सकते हैं, इनका बी फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, इस डेट पे एम फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको रेगुलर एज ए एम्प्लॉय ले लेते हैं। वो डिपेंड करता है उनका बॉस से रिलेशन कैसा है, उनका काम करने का तरीका कैसा है, जितना दिया उतना कर लिया। ऐसा अभी इंडस्ट्री ने इनिशिएट किया है और बहुत सारे लोगों को उन्होंने नीचे से ऐसा उठाया है क्योंकि उनको पता है बी फॉर्म एम फॉर्म वालों को ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। उनको थोड़ा सा ऑपरेशन सिखाया तो वो अपना करके ले जाएंगे। तो अभी इनिशिएट तो हुआ और आगे होगा और आगे भी। ओके, थैंक यू अमित जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूजा मैम, अप टू यू। हाँ जी सर, हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर मल्होत्रा से है। सर आप प्लीज हमें थोड़ा सा गाइड करें कि जैसे बच्चे एकदम से फाइनल ईयर के बाद अपना फिनिश करने के बाद इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, तो उनको मिनिमम क्या तैयारी करके जाना चाहिए? इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले क्या मिनिमम चीजें सीख के जाएं ताकि उनकी जो एडजस्टमेंट है इंडस्ट्री में वो थोड़ी कंफर्टेबल रहे? चैलेंजेस तो आएंगे और वो बच्चे फेस भी करेंगे और धीरे धीरे एडजस्ट भी हो जाएंगे, ताकि उनकी जो ये एडजस्टमेंट है थोड़ी स्मूथली हो जाए। तो क्या क्या एफर्ट्स या क्या क्या चीजें बच्चे हैं जो तैयारी करके इंडस्ट्री में जो है वो एंटर करें? बेसिक कुछ छोटे छोटे टिप्स सर। थैंक यू पूजा मैम। फार्मा संवाद का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा। थैंक यू सर। जो एक फार्मासिस्ट का एम रहता है टू बी ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, कि एक ऐसा प्रोफेशनल के रूप में मैं एक फार्मा कंपनी को ज्वाइन करूं जहां मैं अपने कैरियर को भी ग्रो कर सकूं और एक हेल्थ केयर में एक अच्छा नाम दे सकूं, कुछ ऐसा इजाद कर सकूं जो इस सोसाइटी के काम आ सके। इंडस्ट्री की भी कुछ डिमांड्स रहती हैं जब वो एक फार्मासिस्ट को अपने पास अपनी फर्म में लेके आते हैं। उनको एक एक्यूरेसी चाहिए, एक कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, एक इंटरपर्सनल स्किल्स चाहिए, साथ साथ मैनेजमेंट स्किल्स भी चाहिए, मल्टीटास्किंग चाहिए, देन कंप्यूटर स्किल्स आज बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। फार्मासिस्ट को भी कंप्यूटर स्किल की बहुत आवश्यकता है। साथ साथ प्रोफेशनल एथिक्स जो कि आज के टाइम में बहुत जरूरी है। आज इस सिनेरियो को देखते हुए जो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है और इस फार्मा इंडस्ट्री जो इंडिया में बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो एक प्रोफेशनल के रूप में ली जाती हैं कि हमारे पास एक फार्मासिस्ट आ रहा है तो एक वो प्रोफेशनल के रूप में आए। और जो कंपनीज हैं एक अच्छा एम्प्लॉय चाहती हैं, एक अच्छा प्रोफेशनल चाहती हैं। इसमें हमारे पास ये है कि एकेडमी जो एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है एक फार्मासिस्ट को एक अच्छा प्रोफेशनल बनाने के लिए। टाइम टू टाइम कुछ ऐसे टूर कंडक्ट किए जा सकें जो इंडस्ट्री में जा सकें, वो देख सकें कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। क्योंकि एक स्टूडेंट है जब फार्मेसी में, वो एक एम करता है कि मैं एक अच्छा केमिस्ट बनूंगा, मैं इस फर्म में ज्वाइन करूंगा, पर उसके कुछ जो ख्वाब हैं वो कैसे पूरे होंगे वो अगर उसको पता होगा कि इंडस्ट्री में होता क्या है। अगर वो इंडस्ट्री में टूर करते हैं, विजिट्स होते हैं, और इसमें एकेडमी एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। साथ ही साथ कुछ इंटरेक्टिव सेशंस भी जरूरी हैं जो कंपनीज के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। तो इसमें जो मीडिया रहेगा वो एकेडमिया रहेगा। सिनेरियो आज चेंज हो चुका है क्योंकि आज सिर्फ ये नहीं रह गया कि मैं एक सिर्फ फार्मासिस्ट बन गया तो मैं कहीं भी जॉब मुझे मिल जाएगी। सिनेरियो चेंज हो चुका है। साथ ही साथ एकेडमिया में ये भी है कि कुछ स्पेशल एक्टिविटीज आज के टाइम में बहुत जरूरी हैं। सिर्फ अकेले फार्मासिस्ट होना या सिर्फ ये होना कि मैं एक प्रोफेशनल बन चुका हूं तो मैं कंपनी में मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। मैनेजमेंट और पर्सनल ग्रूमिंग भी बहुत आवश्यक है। अगर जब तक पर्सनल ग्रूमिंग नहीं होगी या मैनेजमेंट के गुण नहीं सिखाए जाएंगे, जो कि टाइम टू टाइम आज का पीरियड यही है कि 6th, 7th, 8th सेमेस्टर में अगर हम ये चीजें डेवलप करें तो बहुत कामयाब रहेंगी। जी सर। सर आपके अकॉर्डिंगली हमें अपने एकेडमिक्स में इंडस्ट्रियल इंटरेक्शंस जो है वो टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। बच्चों के लिए इंडस्ट्रियल ट्रिप टाइम टू टाइम अरेंज करने चाहिए ताकि बच्चा जब इंडस्ट्री ज्वाइन करता है उसको थोड़ा बहुत पहले से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लेआउट थोड़ा सा पता रहे। क्योंकि जब वो इंडस्ट्री जी मैम। हाँ जी सर। जी सर। जो कॉलेज में जो भी चीज सिखाई जाती है
वो बहुत अच्छे लेवल पर है, पर जब वो इंडस्ट्री में जाता है तो वहां कुछ लेवल अलग हो जाता है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर। मंजू मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनम्यूट योरसेल्फ मंजू। आप तो सर विजय भल्ला सर, आपसे जो है आप थर्ड क्वेश्चन आपसे हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप इंडस्ट्री से भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, आप एकेडमिक से भी हैं, आप तो वर्सेटाइल, मतलब आपके सारे फील्ड से आपका कनेक्शन है। तो आपके हिसाब से, जैसे कि मल्होत्रा सर ने भी बताया, लेकिन ये है कि आपके हिसाब से क्या इनपुट होना चाहिए जहां पे हम एकेडमिया को और इंडस्ट्री को एक साथ हम मतलब काम कर सकें? एक कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जहां पे हम एक साथ दोनों पार्ट हमारे एक साथ जहां पे एक मिल के काम कर सकें, वो कुछ इनपुट आप सर प्लीज बताइए। Sure. First of all, my sincere thanks to the panelists, all the panelists, for including me also in this group. हाँ, जैसा आपने कहा, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री से है और उसके बाद अब 15 इयर्स मैंने एकेडमिया में भी स्पेंड किए हैं, तो मैं बहुत क्रिटिकल लेवल पे एनालाइज कर चुका हूँ, जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा। बहुत सिंपल सा 180 डिग्री का मैं डिफरेंस बताता हूँ। जब हम एकेडमिया में जाते हैं ना, तो हमारा नॉलेज पार्ट जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 60 to 75% रहता है। हमारे को नॉलेज से थोप दिया जाता है स्टूडेंट्स को, और उसके बाद जो स्किल सेट्स होते हैं जिनके ऊपर एक्सपीरियंशियल लर्निंग करनी होती है, वो सिर्फ 10 to 15% पार्ट ही बचता है, जहां पर हमारा कुरिकुलम कहता है कि 50% प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स होने चाहिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, वो 15% के करीब ही जा पाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एटीट्यूड एंड बिहेवियर, थर्ड एटीट्यूड एंड फोर्थ बिहेवियर, यहाँ हम सिर्फ 5% कंट्रीब्यूट करते हैं एकेडमी में। अब मैं पहुंचता हूँ इंडस्ट्री में, ये रिवर्स हो जाता है। इंडस्ट्री में सबसे पहले बिहेवियर के ऊपर वो 40 to 50% असेसमेंट करते हैं, फिर वो पर आपका 40 to 50% एटीट्यूड पे असेसमेंट करते हैं। तो हम कहाँ पर वो नॉलेज और स्किल सेट का जो कंट्रीब्यूशन होता है इंडस्ट्री में, वो 15 to 20% होता है, क्योंकि इंडस्ट्री अपने एक पर्टिकुलर स्टाइल और सेगमेंट से चल रही है। वो आपके अंदर स्किल सेट और नॉलेज कभी भी इम्पार्ट कर सकती है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपका एटीट्यूड और आपका बिहेवियर पॉजिटिव है, तो वो आपको किसी भी थ्रस्ट एरिया में ग्रूम कर सकती है। तो मेरा ख्याल जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, तो उसको ब्रिज करना बहुत जरूरी है। ये चारों एलिमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, नॉलेज, स्किल सेट, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। आई थिंक इनका कंट्रीब्यूशन जो है ना, ये एक बहुत ही बैलेंस वे में चलना चाहिए, जो कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ एकेडमी में मिसिंग है। हम बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन के ऊपर, पेपर पासिंग के ऊपर थ्रस्ट करते हैं, और वही स्टूडेंट उसको जो है एक्सेप्ट करता है कि उसको तो सिर्फ एग्जाम पास करना है। ही इज लीस्ट बॉदर्ड कि उसको कोई चीज में स्किल सेट को या कॉम्पिटेंसीज को इम्प्रूव करना है, ताकि उसकी कोई एक स्किल सेट या कॉम्पिटेंसी इंडस्ट्री के काम तो आ सके। तो उस एरिया में हमें बहुत ही अच्छे से डेवलप करना है, क्योंकि नॉलेज तो हमें यही बताएगी कि हमने क्या कहना है, स्किल हमें बताएगी कि हमने कैसे वो चीज कहनी है, जबकि एटीट्यूड हमारा बताएगा कि हमें हाउ मच, बेसिकली कितना कहना है या कितना बताना है। और फाइनली जो हमारा बिहेवियर है, वो तो ये भी बताएगा कि कहना भी है या नहीं कहना, करना भी है या नहीं करना। तो आई थिंक ये जो सारे स्किल सेट्स हैं, तो इन चीजों पे मैं यहाँ पर सिर्फ यही चीज ऐड करना चाहूंगा कि हमारे कुरिकुलम में कोई डेफिशिएंसीज नहीं है। फार्मेसी काउंसिल के एक्सपर्ट्स बड़ा अच्छा कुरिकुलम डिजाइन करते हैं। वो साथ में ये भी लिखते हैं कि ये दीज आर द मिनिमम डायरेक्शंस फॉर स्टूडेंट्स, इसके बियॉन्ड अगर आप चले जाओ तो कोई मनाही नहीं है। अभी देखिए आप 7th सेमेस्टर में प्रैक्टिस स्कूल को उन्होंने एडॉप्ट, स्कूल प्रैक्टिस स्कूल जो है वो एक इतना अच्छा एक फैक्टर है जो बिट्स पिलानी में पिछले 40 साल से चल रहा है, और दे आर डूइंग वेरी वेल। तो वो प्रैक्टिस स्कूल में एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग का प्रोजेक्ट दिया जाना चाहिए, जिसमें मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का जस्ट कोट करना चाहता हूं कि मैंने हर स्टूडेंट को कंपलसरी किया कि आपके एक इंटरनल मेंटर के साथ एक एक्सटर्नल मेंटर होना जरूरी है, जो आप खुद ढूंढेंगे इंडस्ट्री से। और उन्होंने ढूंढा, और अब वो इंटरनल और एक्सटर्नल मेंटर मिलके एक उनकी नेटवर्किंग अच्छी हुई, एक उनका वो 6 months में एक्सपोजर अच्छा होगा,
और आई एम वेरी श्योर, जैसे अमित जी ने बोला, हनी जी ने बोला, कि वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज को, अपने एक्सपीरियंशियल लर्निंग को एक बेस दे पाएंगे, और वो शायद उस डोमेन को अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे कि जहां उनका इंटरेस्ट एरिया या कप ऑफ टी है भी या नहीं है। तो आई थिंक हमें इन चीजों को, एकेडमी को और इंडस्ट्री को ब्रिज करना चाहिए, इन गैप्स को। और आई एम वेरी श्योर स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनको जैसे भी मोल्ड किया जाए वो हो जाते हैं, और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना हम टीचर्स की जिम्मेदारी है। और इंडस्ट्री वाले तो वेट करते हैं कि एक अच्छा कॉम्पिटेंट स्टूडेंट हमारे पास आए और हमें कुछ कंट्रीब्यूट करे। तो आई थिंक वी हैव अ वेरी बिग ह्यूमन रिसोर्स, और हमें उस ह्यूमन रिसोर्स को राइट डायरेक्शन देनी चाहिए। थैंक यू। जी सर, बहुत सही बात आपने बताई, और ये वही बता सकता है जिसने अपने 50-50 मतलब प्रोफेशनल लाइफ के आधे साल जो है इंडस्ट्री में दिए हैं, और आधे साल उसने जो है जिन्होंने जो है एकेडमिक्स में दिए हैं, कि नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। तो हमको वहां पे वो जस्ट अपोजिट हो जाता है, और बिहेवियर, एटीट्यूड और स्किल्स और नॉलेज, क्योंकि नॉलेज तो कभी हम किसी भी टाइम पे ले सकते हैं, हमारा एटीट्यूड, हमारा जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये बहुत सही बात है सर। आपने एक वर्ड, आपने यहाँ पे एक चीज बोली जहाँ पे फार्मेसी प्रैक्टिस, तो सर हम थोड़ा सा और इसमें जो है डिटेल में बताना चाहते हैं। जी, प्रैक्टिस स्कूल। तो प्रैक्टिस स्कूल में, और आप सीनियर हैं, आप हम लोग को थोड़ा सा गाइड भी करेंगे कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स को भी और क्या हम उसमें इनपुट दे सकते हैं कि प्रैक्टिस स्कूल में और क्या क्या कराना है, कैसे आप जैसे कनेक्शन का। मैं आपको बताता हूँ जो मैंने एक्सपेरिमेंट अपने यूनिवर्सिटी में किया है अपने बच्चों के साथ। मैंने अपनी जो एम.फॉर्म की 12 स्पेशलाइजेशन है ना, जो हमारी पीसीआई ने अप्रूव की हैं, हर स्पेशलाइजेशन के 4 कोर डोमेन एरिया आइडेंटिफाई कर लिए हैं। तो मेरे पास 48 डोमेन एरियाज हो गए। फॉर एग्जांपल क्वालिटी एश्योरेंस है अगर उसमें, तो वैलिडेशन एक हो गया, है ना, क्वालिटी कंट्रोल सेगमेंट, और इस तरह से एसओपीज और हो गया। तो इस तरह से हर एक स्पेशलाइजेशन के 4 डोमेन सिलेक्ट करके मैंने 48 डोमेन्स का गूगल फॉर्म बच्चों को सेंड कर दिया, और उनको बोला इनमें से कोई एक डोमेन सिलेक्ट कीजिए जो आपको इंटरेस्ट करता है, चाहे वो क्लिनिकल रिसर्च है, चाहे वो व्हाटएवर, मतलब उनके पास अब इतना सारा एरियाज था, फोकस एरिया, कि उनको एक डोमेन सिलेक्ट करना था। तो जब उन्होंने वो एक डोमेन सिलेक्ट किया अपने इंटरेस्ट का, फिर वी हेल्प देम टू फाइंड एन एक्सटर्नल मेंटर। वो इंडस्ट्री में आप ढूंढो अपने कॉन्टेक्ट से या हमारे कॉन्टेक्ट से। फिर हमने उनको एक एक्सटर्नल मेंटर दिया, फिर उस मेंटर के हिसाब से जो उन्होंने मेंटर सिलेक्ट किया, उसी स्पेशलाइजेशन का हमने फिर अपना एक इंटरनल मेंटर उनको दिया। नहीं तो क्या होता है, हमारे नॉर्मली 80% कॉलेजेस में होता है कि विदाउट एनी इंटरेस्ट एरिया हम मेंटर भी थोप देते हैं बच्चों के ऊपर, और उनको टॉपिक भी थोप देते हैं, तो इसलिए वो डिसइंटरेस्टेड होते हैं, और लास्ट में वो कॉपी पेस्ट करके ले आते हैं हमारे पास सारे प्रोजेक्ट्स को। तो अब हम देख रहे हैं कि क्योंकि एक्सटर्नल मेंटर होने से उनमें थोड़ी सी सीरियसनेस आ गई है, और वो उस चीज को और सीरियसली ले रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू लर्न दोस। तो ये सारी एक एक्सरसाइज करने से आई एम वेरी श्योर कि उनको, हमें भी पता लग गया कि उनका इंटरेस्ट एरिया क्या है, सो वी आर एबल टू कंट्रीब्यूट टू देम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत पॉजिटिव बात बताई, जिससे कि हम लोग भी कहीं ना कहीं सीखेंगे और आगे जो है अपना भी इनपुट हम लोग इसमें देंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूजा मैम, यू कैन आस्क। थैंक यू विजय सर, आपने हमें भी एक नई डायरेक्शन दी है। आपके सजेशंस जो है जरूर हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे सर। थैंक यू सो मच। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन राहुल सर से है। राहुल सर, पैंडेमिक की वजह से क्लासेस लग नहीं पाई हैं, कॉलेजेस में भी नहीं लग पाई हैं, स्कूल्स में भी नहीं लग पाई हैं। तो अब जैसे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के ऊपर इस चीज का काफी इम्पैक्ट पड़ा है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिकल्स नहीं अटेंड कर पाए हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल, उनको थ्योरी ही पढ़ाई गई है ऑनलाइन क्लासेस में। तो इसमें बच्चों ने कुछ वेबिनार्स अटेंड किए हैं। वेबिनार्स एक यही सोर्स था ऑनलाइन स्टडी का, या जो कुछ थोड़ी बहुत कॉन्फ्रेंसेस होती थी वेबिनार्स के थ्रू, सेमिनार्स होते हैं, वो बच्चों ने अटेंड किए। क्या ये वेबिनार्स जो हैं वो उनको आगे जॉब, जैसे अभी तो वो सीधा निकलेंगे फाइनल ईयर से, वो जॉब को ही ऑप्ट करेंगे, तो क्या ये वेबिनार फ्रूटफुल है स्टूडेंट्स के लिए? जी नमस्कार, पहले तो मैं धन्यवाद बोलूंगा फरमान को और हमारे मॉडरेटर्स को, स्पेशली डॉक्टर पूजा, डॉक्टर मंजू मैडम को, एंड पैनलिस्ट को।
बहुत अच्छा मंच है लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, और बहुत अच्छा मंच है जो हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, जो फार्मा प्रोफेशनल्स हैं, उनको एक डायरेक्शन देने के लिए। और ये एक बहुत सुलझा हुआ क्वेश्चन भी है कि अगर पेंडेमिक की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो एक्सपोज नहीं हो पाए हैं अच्छी तरह से प्रैक्टिकल सेशंस के लिए या थियोरेटिकल्स के लिए, क्लासेस के लिए, उनको ये किस तरह से हेल्पफुल है वेबिनार करना। मैं भल्ला सर से बहुत हद तक सहमत हूँ कि ये एक जो फार्मेसी प्रोफेशन है, ये एक प्रोफेशनल फील्ड है, ना कि एक जनरल फील्ड है। तो प्रोफेशनल फील्ड का मतलब होता है कि आपको नॉलेज भी तो लेना ही लेना है, इसके अलावा प्रोफेशनल ग्रूम अप भी होना है। आपको अपने स्किल सेट अच्छे करने हैं, आप आपको कॉम्पिटेंसी, जो कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी, वो भी आपको बहुत बेहतरीन करनी है। क्योंकि आप देखेंगे ज्यादातर जो फार्मास्यूटिकल रिसर्च है वो अब सॉफ्टवेयर बेस्ड होती जा रही है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसको हम पहले सॉफ्टवेयर से प्रेडिक्ट करते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं। उससे हमारी लागत भी कम होती है, खर्च भी कम होते हैं, और फ्रूटफुल आउटकम के लिए हम होते हैं कि भाई हमको ये आउटकम मिलने वाला। तो इस तरह से हमको जो हमारी प्रोफेशनल ग्रूमिंग है वो एक बहुत जरूरी चीज है, चाहे हम इंडस्ट्री में जाए या हम दूसरी फील्ड्स में जाए, इसके लिए हमें प्रोफेशनल होना जरूरी है। तो नॉलेज प्लस स्किल सेट प्लस बिहेवियर प्लस ऑल कॉम्पिटेंसी टुगेदर, इट फॉर्म्स अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। और जो वेबिनार है पेंडेमिक की वजह से स्टूडेंट्स के लिए वो काफी हेल्पफुल है। उनको ये मंच होते हैं उनको समझने के लिए कि किस तरह से फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड आगे ग्रूम हो रहा है, किस तरह से आगे बढ़ रहा है, और उनको नेटवर्क कैसे बिल्डअप करना है अपना। क्योंकि फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल्स एक नेटवर्क बिल्डिंग अप्रोच है, जिसमें आप मेडिकल से भी जुड़े हुए हैं, आप फार्मास्यूटिकल से भी जुड़े हुए हैं, आप नर्सिंग से भी जुड़े हैं। तो हर तरह की फील्ड्स आपसे कनेक्टेड है और आप हर फील्ड को देख सकते हैं। एक आपके पास प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपने आप को विजन दे सकते हैं कि आप किस ओर जाना चाहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपने बी फार्म एम फार्म किया है तो सिर्फ आप फार्मा वर्ल्ड में भी जाएं, आप मेडिकल में भी जा सकते हैं, आप नर्सिंग में भी जा सकते हैं, आप FMCG कंपनीज हैं उनमें भी जा सकते हैं। और ये एक डाइवर्सिफाइड फील्ड है जहां से आप अपने आप को ग्रूम अप कर सकते हैं। जो वेबिनार है वो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल कराते हैं स्टूडेंट्स को कि हम समझ सके कि हमारा इंटरेस्ट एरिया क्या है। हम इनोवेशन की ओर जाना चाहते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, हम कम्युनिटी को सर्व करना चाहते हैं, या हम कुछ स्टार्टअप्स नए लॉन्च करना चाहते हैं। अगर हमें स्टार्टअप्स लॉन्च करने हैं तो उसके लिए हमको क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने आज सोचा कि आप स्टार्टअप लॉन्च करोगे, लेकिन आपको उसके पहले 4-5 साल का क्या एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए जिससे आप अपने स्टार्टअप्स को लॉन्च कर सको। तो ये वेबिनार्स के थ्रू संभव है, पॉसिबल है। दूसरा चीज है कि आपको एक गाइडेंस और अंडरस्टैंडिंग भी मिलती है वेबिनार की, कि आप बहुत सारे एकेडमिक से और बहुत सारे फार्मा इंडस्ट्रीज के लोगों से, जैसे हनी सर ने बताया, कि जुड़े हुए रहते हैं। तो आपको समझ में आता है कि आपको कौन से कोर एरियाज में डेवलप करना है, किस तरह की गाइडेंस की आपको जरूरत है, आप किस तरह के लोगों से हेल्प ले सकते हैं इंडस्ट्री के, कि जिससे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले। क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि एक रिस्ट्रिक्शन होता है एकेडमिशियंस का कि वो उसके आगे की चीजें नहीं बता सकते हैं। लेकिन एक जो इंडस्ट्री पर्सन होता है, एक फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको बहुत बड़ा एक्सपोजर होता है कि रेगुलेटरी एजेंसीज का और GMP का, GLP का। तो ये सारे एक्सपोजर्स को वो बता सकते हैं एक स्टूडेंट्स को, और वो अपने आप को स्किल्स में इम्प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स इस तरह से। राहुल सर, एक आपसे सजेशन भी लेना चाहेंगे कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि क्लासेस दोबारा से फिजिकली कब से स्टार्ट होंगी। अभी तो कोविड का ही टाइम चल रहा है। तो इन बिटवीन जो हम लोग वेबिनार्स के कुछ अच्छे टॉपिक सिलेक्ट करना चाहते हैं ताकि बच्चों को कुछ प्रैक्टिकली भी हम नॉलेज दे सके, क्या आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कुछ अच्छे टॉपिक्स? देखिए, मैं वैसे तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बेसिकली प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए सर, प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए जैसे हम लोग इंडस्ट्री में GMP फॉलो करते हैं, उसी का सब्स्टिट्यूट होता है GLP। तो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस अगर हम अपने लैब्स में कंटिन्यू करेंगे, अगर हम लॉग बुक बना रहे हैं, मशीन की इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं, मतलब जनरल, तो उससे जब स्टूडेंट इंडस्ट्री में जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है कि वो GMP को कैसे फॉलो करे। तो GMP इज नथिंग, अगर आप GLP फॉलो करते आ रहे हैं तो आप अपने स्टूडेंट अपने आप समझ जाएगा कि हमको
PMP प्रैक्टिसेस कैसे लेनी है और इंडस्ट्री को कैसे मूव ऑन करना है, क्योंकि रेगुलेटरी एजेंसीज यही सारी चीजों को देखती हैं। दूसरी चीजें हैं कि हम अपने जो पेंडेमिक के सिचुएशन में हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर बेस्ड जो लर्निंग प्रोसेस है उनको हम स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल्स तो प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है डेफिनेटली। अगर किसी को कंप्यूटेशन हमको कंप्यूटर से बताना पड़े तो ये संभव नहीं है और वो समझ भी नहीं सकता है। तो हम बहुत सारे कंप्यूटर बेस्ड जो टूल्स हैं उनको यूज करके और उनको लर्निंग, जैसे PKPD मॉडलिंग्स हो गया, कंप्यूटर बेस्ड जो डिजाइनिंग्स हैं, एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग्स छोटी छोटी, कि आप कैसे डिजाइन करेंगे, उसका आउटकम कैसे आएगा, और बहुत सारे जो फिगर्स ग्राफ्स हैं उनके इंटरप्रिटेशंस हैं, जैसे NMR, मास, XRD और ये सब की। तो ये सारी चीजें अगर उनको अवेलेबल रहेंगी तो उनको लर्निंग बहुत इजी जाएगा पढ़ते समय। जी सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा सजेशन आपने दिया हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन मंजू मैम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मल्होत्रा सर से है। सर, जैसे कि मैम ने भी बताया कि हमारे लास्ट अभी जो पेंडेमिक के टाइम पे जो लास्ट सेमेस्टर बच्चे थे तो उनको प्रैक्टिकल करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि रैंडम में सारी चीजें हुई। तो हम लोगों मतलब उस समय तो हम लोग कोई प्रैक्टिकल वर्चुअल अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं कि वर्चुअल लैब की या कुछ है, लेकिन उस समय तो सब ऐसा रहा कि बस उनको प्रमोट करना था, क्योंकि ऑलरेडी उनका काफी सेशन लेट हो गया था और उनका रिजल्ट भी है बहुत जल्दी निकाला गया। बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो लास्ट सेमेस्टर के हमारे बच्चे वो बहुत सफर करे। तो आपके हिसाब से आप कुछ ऐसा गाइडेंस मतलब हम आपकी तरफ से चाह रहे थे कि वो बच्चे अपने में क्या इंप्रूवमेंट करें, कि अगर एज अ फ्रेशर आप उनको कहीं पे रिक्रूट करते हैं तो वो क्या अपने आप क्या प्रिपरेशन ऐसी करे कि जो इंडस्ट्री के लिए वो अपने आप को खुद को तैयार कर सकते हैं। देखिए, कोविड-19 ने ऑलमोस्ट हर किसी को इम्पैक्ट किया है। Everyone has been impacted by COVID-19, but pharmacy student, they have been affected by and experienced COVID-19 in a unique way. हुआ क्या है कि ये पहली बार शायद हम देख रहे हैं कि फार्मेसी के स्टूडेंट्स, जो कि एक ऐसा ग्रुप है, लेकिन ग्रेजुएशन जो उनकी हो रही है वो यूजली क्या होता था, एक मील का पत्थर साबित होती थी कि वो फार्मासिस्ट एक ग्रेजुएट हो गया है। अब ऐसे केस में क्या हुआ है कि लाइसेंस मिल रहा है, पास कर दिया गया है, पर प्रैक्टिकल्स नहीं हो पाए। जो कि 7th और 8th सेमेस्टर में प्रैक्टिकल होते थे वो नहीं कर पाए हैं, और जो कि बहुत जरूरी थे। ऑनलाइन प्रोग्राम्स में तो जैसे अभी राहुल सर ने भी कहा कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। अब वो क्या हो रहा है कि ऐसे टाइम में क्या किया जाए। हम तो यही कहेंगे कि कुछ गवर्नमेंट से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कॉलेजेस को कुछ ऐसा परमिशन दे कि जो कुछ ना कुछ तो इनको कराया जाए, जो जरूरी प्रैक्टिकल्स हैं वो हो पाए, कॉलेज इनके लिए वो कंडक्ट कर पाए, स्पेशल प्रोग्राम्स कंडक्ट पाए, चाहे सारे नहीं करे, कुछ ना कुछ जितने जरूरी हैं लाइफ में जो आगे उनके काम आए, क्योंकि उनका कैरियर इफेक्ट होगा इस चीज से, जो बहुत जरूरी है कि अगर कॉलेज करे। और ऐसे टाइम में जहां जो इंडस्ट्री भी उनको इंडक्ट कर रही है, यूजली क्या होता है, इंडस्ट्री अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से ट्रेनिंग देती है। अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट है तो मैं अपने हिसाब से वो किसी भी फार्मासिस्ट को हम इंडक्ट कर रहे हैं तो हम अपने हिसाब से उनको अपने प्रोजेक्ट पर ट्रेनिंग देते हैं, वो एक लिमिटेड सोर्स में रहती है। अब अगर हम ऐसे लेकर आ रहे हैं तो हमारे को थोड़ा इंडस्ट्री को भी, क्योंकि अब इंडस्ट्री का स्वरूप बदलने वाला है, ये मैन्युफैक्चरिंग हब इतना बड़ा होने वाला है, जो आत्मनिर्भर होने में ये हो रहा है कि जो जैसे चाइना है, चाइना एक हब था, चाइना से भी हमारी डिपेंडेंसी बहुत थी, जो हम बाहर आ रहे हैं, इंडिया को एक बहुत बड़ा हब बनाने जा रहे हैं। मैक्सिमम हमें R&D सेंटर्स खुलेंगे, मैक्सिमम फार्मासिस्ट चाहिए, तो उसमें क्या होगा कि हमें थोड़ा सा वास्ट होना पड़ेगा, कंपनीज को भी थोड़ा आगे आना पड़ेगा कि सिर्फ हमें एक लिमिटेड सोर्स में ट्रेनिंग नहीं, हमें जर्नल में भी ट्रेनिंग देनी होगी। हमें मालूम है कि वो कुछ एक बेसिक चीजें जो प्रैक्टिकल में नहीं करके आ रहे हैं, हमें वो देनी पड़ेंगी, और अगर ऐसा कंपनीज करती हैं तो वो दोनों के लिए फायदेमंद है, स्टूडेंट्स के लिए भी और कंपनीज के लिए।
बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये सारी चीजें वर्चुअली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल ही होते हैं, उनको जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हमें आएगा नहीं। और ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं हम लोग को गवर्नमेंट से भी या पीसीआई भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इनपुट उसमें हमेशा हमने देखा है कि इस बीच में भी काफी सारी चीजें ऐसी उन्होंने डेवलप करी हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग भी हमको भी साथ में कहीं ना कहीं अवेयर रहना पड़ेगा कि बच्चे एकेडमिक से ले करके इंडस्ट्री तक की एक वो जो ब्रिज है उसको वो जितना छोटा हो सके, जितना बढ़िया तरीके से उसको डेवलप कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमको इनपुट देनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूजा मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा प्रोफेसर विजय से है। सर हम फार्मा डी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि फार्म डी करने के बाद बच्चों के पास क्या क्या जॉब ऑप्शंस है, क्या स्कोप है फार्म डी का? श्योर। देखो फॉर्म डी दो हमारी कंट्री में 2008 में शुरू किया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, बट ये कोर्स इंटरनेशनली जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ पर बहुत पुराना है। और जितने पुराने फार्मासिस्ट हैं वो अगर उन्होंने नहीं किया तो वो अब कर रहे हैं फॉर्म डी, क्योंकि इट हैज बिकम अ मैंडेटरी क्वालिफिकेशन टू प्रैक्टिस फार्मेसी। तो अब देखो हमारा फार्मेसी प्रोफेशन दो मेजर सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, एक इंडस्ट्री और दूसरा प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस जो जहां पर आ जाता है, प्रैक्टिस में प्राइमरीली हम एक क्लिनिकल सेगमेंट से जुड़े हुए हैं। तो जहां पर हम नॉन क्लिनिकल से जुड़े हैं वहां सब R&Ds और सारी वो एक्टिविटीज हो जाती हैं, लेकिन जब हम क्लिनिकल से जुड़े हैं तो तब हम पेशेंट सेंटर्ड हो जाते हैं, पेशेंट ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो फार्म डी एक ऐसा क्लिनिकल कोर्स है जो एक 6 ईयर ड्यूरेशन में 10 सेमेस्टर तक तो एक आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाता है 10 सेमेस्टर, और उस 10 सेमेस्टर के बीच में ही आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो वार्ड राउंड्स वगैरह, क्लर्कशिप हो गई, प्रोजेक्टशिप, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है। और लास्ट के 6th ईयर जो हमारा 5th और 6th ईयर है उसमें वो बेसिकली रेजिडेंसी या जिसे इंटर्नशिप भी कहलाता है हॉस्पिटल्स में कराता है। ये प्रोग्राम उसी इंस्टीट्यूट्स को दिया जाता है जहां पर मिनिमम 300 बेडेड हॉस्पिटल हो, सो दैट आपका ओरिएंटेशन पेशेंट की तरफ और क्लिनिक्स की तरफ जरूर हो। और इसको करने के बाद देखिए जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, मैं कहता हूं बहुत ट्रेमेंडस है, शायद हम उसको इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट, देखो प्रैक्टिस इज कवर्ड इन 3 मेन डोमेन। फर्स्ट इज कम्युनिटी, अदर इज हॉस्पिटल एंड थर्ड इज क्लिनिकल। तो कम्युनिटी फार्मेसीज हम ऑलरेडी जानते हैं, उसमें जो फ्यूचर आने वाला है वो चेन ऑफ फार्मेसीज आने वाला है, बड़ी बड़ी चेन्स आएंगी फार्मेसी की, और कम्युनिटी में वो जो है ना स्प्रेड हो जाएंगी। तो देयर अ वेरी क्वालिफाइड पर्सन विल बी डेफिनेटली इन डिमांड इन टाइम टू कम, जो सप्लाई चेन, कूल चेन इन मैनेजमेंट्स को बड़े अच्छे से हैंडल कर सके। फिर उसके बाद हॉस्पिटल में देखिए कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में फॉरेन टूरिज्म बहुत आ रहा है, मेडिकल टूरिज्म, और उसमें JCI का जब एक्रेडिटेशन लेते हैं, जॉइंट काउंसिल इंटरनेशनल का, तो JCI के एक्रेडिटेशन से पहले ये मैंडेटरी है कि हर फ्लोर के ऊपर 2 क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो। तो ऑटोमेटिकली फार्मडी स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली गेट एन अपॉर्चुनिटी ऑन टू बिकम अ रेजिडेंट फार्मेसी प्रैक्टिशनर्स देयर। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्लिनिकल है, देखिए आज हम ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम मेडिकेशन एरर और प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। दूसरा DTM, ड्रग थेराप्यूटिक मॉनिटरिंग ऑल्सो, डॉक्टर राहुल विल एग्री विद मी कि DTM हैज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन अवर बॉडी, कि अगर आज हम देखिए हमारे पास कॉम्प्रोमाइज रीनल फंक्शन वाले कितने पेशेंट हैं, डायबिटीज वाले कितने पेशेंट्स हैं, सिरोसिस, लीवर सिरोसिस, कॉम्प्रोमाइज लीवर फंक्शन वाले कितने पेशेंट्स हैं, अगर हम उनको भी सेम डोज देते रहेंगे तो वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू दोज पेशेंट्स। सो हमें उनको ड्रग थेराप्यूटिक मॉनिटरिंग के एक पैरामीटर को समझना है। फिर फार्माकोविजिलेंस फील्ड इतना अपकमिंग फील्ड होता जा रहा है, जहां पर एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग सेल्स आजकल लगभग हर हॉस्पिटल में मैंडेटरी हो गए हैं, हर मेडिकल, डॉक्टर मल्होत्रा विल एग्री विद मी कि आजकल हर इंडस्ट्री में भी फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स मैंडेटरी होते जा रहे हैं इन टाइम टू कम। तो फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल रिसर्च एरिया, ड्रग थेराप्यूटिक मॉनिटरिंग, ड्रग देन
ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, ये इतने एरियाज आने वाले हैं फार्मडी प्रैक्टिशनर के लिए और फार्मडी स्टूडेंट्स के लिए. They are definitely going to get a very good job. Only thing, once again, one underline is they have to build on their competencies. वो एक particular focus area में अपनी competencies को build करें, and I'm very sure industry is waiting for them with open arms. Thank you. थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, और साथ में हमें ये भी पता चला कि हमारे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है इस फील्ड में. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. जी सर. नेक्स्ट क्वेश्चन मंजू मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राहुल सर से है. आप भाई यूके में हैं, तो एक चीज है कि सर कि जो वहाँ पे तो विदेश में कार्य करने की जो शैली है और जो भारत में कार्य करने की शैली है, जो भी हमारा, उसमें क्या बेसिक क्या डिफरेंस है? हमारे यहाँ के बच्चे बहुत मोटिवेटेड रहते हैं कि नहीं मुझे जो है विदेश जाना है, और तो क्या ऐसा आपके हिसाब से ऐसा लगता है, क्योंकि आपने यहाँ पे भी पढ़ाई करी है और वहाँ पे अब अपने प्रोफेशनल अपना करियर वहाँ पे डेवलप करा है, तो क्या कुछ ऐसा लैग है, क्या कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट है जो हमें करना चाहिए, और अगर नहीं है तो क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या खूबियां हैं, वो भी प्लीज थोड़ा डिस्कस करिए सर. थैंक यू मैडम. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आप अगर बीफार्म स्टूडेंट्स के प्रोस्पेक्टिव से पूछेंगी तो मैं भी बीफार्म स्टूडेंट रहा हूँ, और अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए मैंने भी उसी तरह से सोचा कि मुझे अगर विदेश में जाके सर्व करने का मौका मिलेगा तो मैं कैसे उसको अप्रोच करूं. और मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा अभी कि मैंने अपने आप को किस तरह से सेट किया, क्योंकि मैंने इंडिया से ही अपने सारे एकेडमिक्स क्लियर किए हैं, बीफार्म, एमफार्म और पीएचडी, और वहाँ पे इंडस्ट्री में भी मैं रहा हूँ. और मुझे जब वहाँ पे लगा कि वहाँ का जो इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा इनोवेशन ओरिएंटेड नहीं है, और जब आप आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको लगता है कि आपने जो स्टडीज की हैं, जो आपने एकेडमिक्स अचीव किए हैं, उसको आप यूज कैसे करेंगे. जैसे जो अपकमिंग एरिया है मेडिकल डिवाइसेस का है इंडस्ट्रीज में, जो अगले 10 सालों में आप आने को देखेंगी. ऑटोमेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ जैसे हम लोग सॉल्युबिलिटी स्टडी या डिसोल्यूशन स्टडीज वहाँ पे मैन्युअली करते हैं, यहाँ पे आप एक सॉल्युबिलिटी स्टडीज एक साथ 1 घंटे के अंदर 100 सॉल्वेंट सिस्टम में कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें ऑटोमेशन में हो रही हैं, जो कि इंडिया में होनी चाहिए, और अपकमिंग फील्ड है आने वाले समय में, क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्रीज रोबोटिक ओरिएंटेड हो गई हैं, ऑटोमेशन ओरिएंटेड हो गई हैं, और जो यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री है वो भी अपने आप को इसी डायरेक्शन में लेके चल रही है. जो आपका क्वेश्चन था कि कैसे डिफरेंस है वहाँ की इंडस्ट्री में और यहाँ की इंडस्ट्री में, उसको मैं थोड़ी सी कैटेगराइज करूंगा. डेफिनेटली मैं मल्होत्रा सर की बात से सहमत हूँ कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है फार्मास्यूटिकल्स का, लेकिन हमारे यहाँ इनोवेशन हब नहीं है सर. और मैन्युफैक्चरिंग हब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जब तक इसमें इनोवेशन नहीं जुड़ेगा तब तक ये सस्टेन नहीं कर सकता सर लॉन्ग रन में. तो हमको इनोवेशन के लिए जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं उनको भी प्रमोट करना चाहिए. अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जो केमिस्ट्री में बहुत अच्छे कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे हमारे बीफार्म के स्टूडेंट्स हैं, वो केमिस्ट्री उनको बहुत अच्छी आती है, और वो अपने आप को लाइंड अप करते हैं कि हम रिएक्शंस में और जो है हम काइनेटिक रिएक्शन और बहुत अच्छी सिंथेसिस कर सकते हैं, वो अपने आप को एपीआई के स्टार्टअप्स में देख सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हमारे कंप्यूटर स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो वो कंप्यूटर ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर्स और डिजाइनिंग्स में जा सकते हैं, जो कि आने वाले में कैड और जो कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग्स और मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए यूज किए जाते हैं. तो एक तरह से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को अभी से मोटिवेटेड रख सकते हैं आने वाले समय के लिए, और तैयार कर सकते हैं इंडस्ट्री के लिए. ये ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में आएगा, ये कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है. तो जो भी स्टूडेंट इस चीज को अभी 2nd ईयर, 3rd ईयर या 4th ईयर स्टूडेंट अपने आप को देख रहे हैं फार्मेसी में आने के लिए, या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो अपने आप को एक डायरेक्शन दे सकते हैं इस चीज के लिए. और डिफरेंसेस तो है बाहर की जो ओवरसीज स्टडीज हैं, जो यहाँ की कंट्रीज में एजुकेशन पॉलिसीज हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो इंडिया से डेफिनेटली डिफरेंट है, लेकिन हम कहीं से भी पीछे नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आप देख रहे हैं कि इंडियंस को वो मल्टीनेशनल कंपनीज में सर्व कर रहे हैं और अच्छे अच्छे पोजीशंस में हैं. तो ये दर्शाता है कि हमारी एकेडमिक्स, हमारे जो बेसिक्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है,
और वो कहीं पे भी लैग नहीं करते हैं, चाहे वो ग्लोबल मार्केट हो चाहे इंडिया में ही हो। हाँ, ये जरूर है कि हमारे जो एक्सपोजर है, जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है वहाँ की इंडस्ट्री में, वो थोड़ा कम हो जाता है। जो यहाँ के स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस लेवल है वो बेहतरीन है, बेहतर है। तो हमको अपने स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस में इस प्लेटफॉर्म पे लेके आना पड़ेगा ताकि वो बहुत अच्छे से ग्लोबल जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसको लीड कर सकें। और जो डिफरेंसेस हैं, जैसे मैंने बताया कि जो जीएमपी और जीएलपी का डिफरेंस एक बताया कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एकेडमिक्स में, वो जीएमपी को कंप्लायंट करेगा। बहुत सारे इनोवेशन को भी प्रमोट किए जा सकते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री में कोलैबोरेशन होता है, जैसे उसको बोलते हैं केटीपी, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। तो स्टूडेंट जो भी इनोवेशन करता है वो इंडस्ट्री में जाके उसको स्केल अप पे ले जाके दिखाता है कि जो भी उसने टेक्नोलॉजी यूज की है वो स्केलेबल है। तो ये सारी चीजों को भी हम अपने एकेडमिक्स में लग सकते हैं। कुछ जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हैं या ग्रुप ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है, वो अपने स्मॉल लेवल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन को इंडस्ट्री को दिखा सकता है और अपनी जो नॉलेज है उसकी को पेटेंट कर सकता है, उसको इंडस्ट्रियल लेवल पे स्केल अप कर सकता है। उससे दोनों को बेनिफिट होगा, इंडस्ट्री को भी और एकेडमिक्स को भी। और ये एक तरह से इनोवेशन का स्टार्टअप बहुत जरूरी हो गया है हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, ताकि तभी हम आगे बढ़ सकते हैं इस डायरेक्शन में। और रही बात दूसरी, यहाँ पर क्यों इंक्लाइंड है स्टूडेंट्स या लोग यहाँ पे आने के लिए क्यों इंक्लाइंड है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, तो उसका बहुत बड़ा रीजन है कि यहाँ पे एक बैलेंस्ड लाइफ है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है। जबकि इंडिया में एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जरूर एडवर्स हो जाती है। जो भी लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं वो बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट नहीं रहता है। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ वर्क दोनों ही बैलेंस रहते हैं। ये बहुत ही बैलेंस लाइफ यहाँ पे आपको मिलता है मौका रहने का, इंडस्ट्री में भी रह के। दूसरा, इसमें यहाँ पर कॉम्पिटिटिव और इनोवेशंस पे बहुत फोकस किया जाता है यहाँ की इंडस्ट्रीज में, और वैसा ही एनवायरनमेंट है। आप यहाँ पे इंडस्ट्री में देखेंगे तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अलावा बहुत छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं। कोई छोटी इंडस्ट्री है वो एपीआई सिंथेसिस करती है, दूसरे को ट्रांसफर कर देती है कि आप इसकी फॉर्मुलेशन बनाइए। वो उसकी फॉर्मुलेशन बनाने के बाद आप तीसरी इंडस्ट्री को दे देते हैं कि आप इसके क्लिनिकल या फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखिए। तो ये छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स हैं, ये वेंचर्स हैं, इस तरह के स्टार्टअप्स की हमारे यहाँ भी जरूरत है। कोई छोटा स्टार्टअप है वो केवल एनालिसिस कर रहा है, वो एनालिसिस में उसकी मास्टरी है। तो ये जो छोटे छोटे वेंचर्स हैं, इसको लीड करके एक ड्रग जो है इवॉल्व होती है, जो कि एफडीए में फाइल होती है। तो ये जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, इनको प्लेटफॉर्म की तरह यूज करके बड़ी इंडस्ट्रीज अपने आप को आगे लेके जाती हैं, कैपिटलाइज करती हैं, जो कि हमारे यहाँ जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसमें नहीं है। और हमारी ये अप्रोच है वहां पर कि क्यों नहीं बड़ी कंपनियां ही केवल सारे इनोवेशन कर देते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। उनके पास मैन्युफैक्चरिंग के भी काम है, उनके पास दूसरी चीजें हैं। तो रिसोर्स मैनेजमेंट भी अगर हमारे फार्मा एकेडमिक्स में हो जाए या स्टार्टअप्स के माध्यम से, तो वो एक बहुत अच्छा मंच रहेगा स्टार्टअप्स और फार्मा इंडस्ट्री के लिए। और डेफिनेटली तीसरा है कि बेटर वेजेस और स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे होते हैं। वहाँ आप इंडिया में रहोगे तो जो भी आपको सैलरी मिल रही है, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे जो सैलरी मिल रही है, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो यहाँ पे हायर है। तो ये इंक्लिनेशंस के आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंक्लाइन करता है, उनको टेम्प्ट करता है कि वो ओवरसीज जाके सर्व करें। जी सर, बिल्कुल सही आपने बोला, लेकिन हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं पर्सनली कि ये जो ऑटोमेशन है, जो इनोवेशन है, ये सारे स्किल्स डेवलप अगर हो जाते हैं तो आप एज अ एंटरप्रेन्योर यहाँ पे क्या इंडिया को सर्व करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मैडम। मैं देखिए, कैरियर में ये नहीं होता कि एक मुकाम आपने पहुंच लिया है तो वो अंत है। मैं आज भी लर्न कर रहा हूँ, मैं आज भी पढ़ता हूँ, मैं अपने आप को आर्टिकल्स और 2-3 घंटे जो इनोवेशन है उसमें देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फार्मास्यूटिकल में हूँ तो जो नई टेक्नोलॉजी है मैं उसको नहीं पढ़ता हूँ। तो ऑटोमेशन अगर इंडिया में आता है तो मैं जरूर वापस आना चाहूंगा और अपने कंट्री को सर्व करने के लिए। तो ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि जहाँ से इतना लिया है वहां पे हमको कुछ देना भी चाहिए कहीं ना कहीं। और
जो स्किल्स वहाँ पे सीखे हैं या जो चीजें वहाँ पे हैं, बेसिकली टेक्नोलॉजी है, नॉलेज में हम लोग कहीं पीछे नहीं है, तो टेक्नोलॉजी है, वहां से अगर सीख के हम अपने यहाँ डेवलप करते हैं और एक बेस देते हैं तो डेफिनेटली हमारे यहाँ के स्टूडेंट भी कहीं अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि नॉलेज तो उनको ज्यादा है, ये तो हम इसके लिए श्योर हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा मैम। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अमित सर से है। अमित सर, हमारे को 7th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, स्टूडेंट्स के जो करिकुलम में है। सर ये सब्जेक्ट्स टोटली थ्योरेटिकल है जो सिलेबस में है, जबकि इंडस्ट्री में तो टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो ये जो गैप है ये हम किस तरह से कवर अप कर सकते हैं, बिकॉज इन आवर करिकुलम वी डोंट हैव प्रैक्टिकल्स फॉर दीज सब्जेक्ट्स। यस मैडम, पहले तो क्यूसी और क्यूए दो अलग अलग फील्ड है। क्यूसी मतलब मैं स्टूडेंटों को ऐसा बताना चाह रहा हूँ, क्यूसी का मतलब टेस्टिंग, मतलब जो प्रोडक्ट आ रहा है वो रिलीज करके देंगे, और जी सर क्यूए मींस इंस्पेक्टर, उधर का इंस्पेक्टर रहेगा, वो वेरीफाई करेगा कि इसने जो टेस्टिंग किया है दैट इज ओके, तो अपना बैच रिलीज होगा, ठीक है। और अगर प्रैक्टिकल एक्सपोजर, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, HPLC हमने भी यूज किया, अपना लैब में भी यूज किया और इंडस्ट्री में भी यूज किया। HPLC एजिलेंट का भी आता है, वाटर्स का भी आता है, यूवी इसमें मर्जू का भी आता है, सेम उधर भी इंडस्ट्री में भी यूज होता है। और मे बी 70% स्टूडेंट जानते हैं कि HPLC कैसे हैंडल करना है, कैसे चलाना है, वो लॉग बुक एंट्री भी करते हैं, सब करते हैं। लेकिन आज के सिनेरियो में अगर हम इंडस्ट्री में उनको भेजते हैं QC के लिए, ऐसे QC भेजते हैं, तो वो उधर जाएगा, बोलेगा तो हमने जो HPLC यूज किया वो तो है ही नहीं, इधर तो कोई मेन्यू ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि डिफरेंस वहाँ सॉफ्टवेयर में हो गया। अभी एक्चुअली अपना एक ऑडिट एंड कंप्लायंस का जो पॉइंट है, ऑडिट का पॉइंट हमेशा इंडस्ट्री को मिलता रहता है, और एज पर ऑडिट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज करते हैं। लेकिन अपना जो एकेडमिक है, एकेडमिक उधर ही रह जाता है। जैसे अभी एक ट्रेन है, ट्रेन निकल गई और स्टेशन उधर ही रह गया, तो जैसे अपना यूएसपी है, यूएसपी रिवाइज हो गया, यूएसपी रिवाइज हो गया, तो अपने एक टीम, इंडस्ट्री में एक टीम होती है कंपेंडियल टीम, तो कंपेंडियल टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ही विल चेक एंड ही विल अप्रूव, ही विल चेंज ऑल द डॉक्यूमेंट विच इज अफेक्टेड। लेकिन अपने एकेडमिक में क्या होता है कि वो छूट जाता है। अभी सारा जो इंडस्ट्री है वो ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है, जैसा राहुल सर ने बोला, तो अपना अभी फार्मा इंडियन इंडस्ट्री भी ऑटोमेशन की तरफ ही जा रहा है। हमने क्या किया, हमने HPLC रन किया लैब में, स्टूडेंटों ने 4th ईयर 3rd ईयर में HPLC रन किया, उससे एरिया निकाला, एरिया मैनुअली कैलकुलेट किया, और उससे ऐसे निकाला, RS निकाला, सब निकाला। लेकिन आज के डेट में इंडस्ट्री में हम जाएंगे तो वो ऑटोमेशन से होता है। अपने पास सॉफ्टवेयर है, लिम्स सॉफ्टवेयर है, एम्पावर है, एम्पावर और लिम्स दोनों इंटरकनेक्ट हो गए, तो जो एरिया आया उनको मैनुअल इंटरप्रिटेशन हमको करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा रेगुलेटरी अथॉरिटी बोलता है कि हमको मैनुअल एंट्री नहीं चाहिए, हमको टोटल ऑटोमेशन चाहिए। तो जो भी एरिया आया वो एरिया अपने आप जाके लिम्स में बैठता है, लेबोरेटरी लिम्स सॉफ्टवेयर में, ठीक है। अभी वो एनालिसिस करने जा रहा है, तो एनालिसिस में उसने कुछ केमिकल यूज किया, तो केमिकल की मैनुअल एंट्री नहीं करेगा, वो केमिकल में जो केमिकल्स होंगे उसमें बारकोड लगे होंगे, वो स्कैन करेगा, ऑटोमेटिक उसकी एंट्री चली जाएगी। और उसके लिए अभी हम क्या करते हैं, लैब में इशू होता है तो केमिकल लिखते हैं कि हमने ये केमिकल इतना क्वांटिटी यूज किया। आज के डेट में वो लैब में मैक्सिमम 70% इंडस्ट्री में ऐसा हो चुका है, मैनुअल एंट्री एकदम स्टॉप है, मैनुअल एंट्री एकदम स्टॉप है। वो लिम्स सॉफ्टवेयर में जाके उधर अपनी रिजल्ट एंट्री करते हैं कि इतना हमने ये केमिकल यूज किया और उसका क्या एज इज वैल्यू है, सारा वैल्यू अपने आप फैच करके आता है, ठीक है। तो अपना ये गैप इंडस्ट्री में और एकेडमिक में थोड़ा गैप रह जाता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं ऐसा प्रीफर करूंगा कि स्टूडेंट को थोड़ा बैच, स्मॉल बैच में इंडस्ट्रियल विजिट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि अभी हम HPLC यूज कर रहे हैं तो अभी उधर नई टेक्नोलॉजी क्या आई, ठीक है। अभी चेंजेस हुए, जैसे अभी ऑडिट हुआ, ऑडिट के बाद किसी एक इंडस्ट्री को एक पॉइंट मिला, उस पॉइंट को उसने करेक्ट करने के लिए केवल वही कंपनी नहीं करेगी, उसके अलावा जितनी भी कंपनियां हैं उनको लगेगा कि अगर ऐसा पॉइंट हमारे यहाँ भी आ सकता है, वो भी उसके अकॉर्डिंग अपना सारा फॉर्मेट, अपना सारे सॉफ्टवेयर, अपने सारे इंस्ट्रूमेंट चेंज कर देंगे, ठीक है। तो वो अपना एकेडमिक छूट जाता है। इधर एकेडमिक में जो एक बार पढ़ा हमने, जो सॉफ्टवेयर, जो HPLC रखा, जो सॉफ्टवेयर रखा, वही चल रहा है, उसके अलावा चेंजेस नहीं हुआ। जबकि ये बहुत, अभी हमको आउटकम चाहिए, बिजनेस चाहिए, बिजनेस में हमको बहुत सारा प्रोडक्ट चाहिए। अभी प्रोडक्ट लेने के लिए अपने को ऐसा मशीन चाहिए कि जो
1 घंटे में उससे ज्यादा दे। फिर 1 साल बाद जो हमको 1 घंटे में 100 प्रोडक्ट दे रही थी, 1 साल बाद वो पुरानी हो गई, 100 के बाद 1000 आ गई। तो फ्रिक्वेंटली इंडस्ट्री अपना चेंज होता है। तो मैं तो ऐसा सजेस्ट करूंगा जितने भी स्टूडेंट है 3rd ईयर 4th ईयर के, वो अगर सेमेस्टर के बाद 1 मंथ 2 मंथ का ट्रेनिंग एज ए ट्रेनिंग जाए, उधर कोई भी एनालिस्ट हो, कोई भी क्यूए वाला हो, उसके साथ जाएं, देखें कैसे रिजल्ट एंट्री हो रही है, कैसे कर रहा है। प्रिंसिपल सबका सेम है, उनको पकड़ने में ज्यादा 1-2 मंथ में सारा लैब का इंफॉर्मेशन वो जान सकते हैं। तो मैं ऐसा प्रेफर करूंगा कि उसके साथ साथ अगर प्रैक्टिकल नहीं किया उन्होंने, 1 मंथ अगर इंडस्ट्री ट्रेनिंग किया, तो वो प्रैक्टिकल से मोर ओवर नॉलेज उनको हो जाएगा। बिल्कुल सही सर, बहुत अच्छा सजेशन दिया सर आपने हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि जैसे ही वो हमारे अपने एकेडमिक से बाहर जाते हैं, इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले अगर वो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ले लें तो उसमें वो लोग काफी कंफर्टेबल हो जाएंगे इंडस्ट्री ऑप्ट करके। थैंक यू सो मच सर। मंजू मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आप सभी लोगों से, क्योंकि सब लोगों से बहुत बढ़िया बढ़िया टिप हम लोग को मिली हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो एकेडमिक्स है, वो इंडस्ट्री से कैसे जुड़ेगा। बहुत सारे, जैसे राहुल सर ने कुछ बातें कही कि वर्क प्रेशर, जो वहाँ का प्रेशर है, तो वर्क प्रेशर है या वर्किंग आवर वहाँ पे बेसिक इशू है, या सिर्फ हम इनोवेशन की बात करें तो सिर्फ क्या वो एक इशू है कि वहाँ पे यहाँ पे मैनुअल में बहुत सारा काम स्टिल अभी भी होता है, या वेजेस। ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं एक, अगर हम करियर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है अच्छा ठीक है, नहीं नहीं इतना बढ़िया सीटीसी है वहाँ पे तो वी कैन गो, मतलब हमको जाना चाहिए, हम जा सकते हैं वहाँ पे, और थोड़ा बहुत लोन वोन लेके भी जा सकते हैं, तो कोई बात नहीं, हम कल को चुका देंगे। इस टाइप की चीजें एक फीलिंग आती है, तो होना भी चाहिए एज अ प्रोफेशनल, हम सब लोग के दिमाग में आती है और आना भी चाहिए, क्योंकि एम्बिशियस होना कोई बुरी बात नहीं है। बट हम फिर भी ये चाहते हैं कि कोई ऐसे, आप सब लोग के हिसाब से अपने इनपुट आप बताइए कि कैसे हम बच्चों को ट्रेनिंग है या कुछ आपके हिसाब से क्या ऐसा बच्चों को डेवलप करना चाहिए, कोई ऐसी सजेशन आप बताइए, चाहे वो इंडिया में हो या ओवरसीज में हो, या ऐसी जो अभी कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है, या इस इम्पैक्ट के अलावा बहुत सारी हमको अपॉर्चुनिटीज भी मिली, जैसे मेडिकल फील्ड है एक हमारा, यही एक ऐसा हमारा डाउनफॉल में नहीं गया, तो चाहे वो इसमें, और देखा जाए तो हम जितने फार्मासिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को भी उन्होंने कवर अप करा है। आप हम लोगों ने अपने आप को देखा तो कई बार जब वो फार्मासिस्ट आते हैं कि फार्मासिस्ट आए फ्रंट में आके बैरियर की तरह ये खड़े हुए, तो वो फील गुड, मतलब इट्स फील गुड, काफी अच्छा लगता है सुन करके। तो क्या क्या ऐसा आपके हिसाब से सजेशंस हैं, आप सब लोगों से 2-2 मिनट का जो है टाइम चाहते हैं कि क्या क्या ऐसे सजेशंस हैं कि जो बच्चे आपके इस हमारे संवाद के माध्यम से वो सीखें, वो जाने, और अगर ये थोड़ा सा लंबा भी किस्सा है तो वो अपना इस चीज को पॉजिटिव लेके चलें और अपने ग्रूम अप करें अपने आप को। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। मैं शुरू करना चाहूँगा। ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा कि स्टूडेंट्स को किस तरह से इम्प्रूवमेंट करने के लिए आगे जाना चाहिए, और ये कोई एक सजेशन से काम नहीं हो पाएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं अगर सजेस्ट करूँगा क्योंकि और वो इम्प्लीमेंट किया जाए तो यूज हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिनको यूज करते हुए या बहुत सारी चीजों को जिसको समझते हुए हम इसको कर सकते हैं। और कोई भी चीज डेवलप होती है तो उसके पीछे होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने अपने प्रोफेशनल फील्ड को या अपने खुद को आपने टाइमली मैनेज किया है, क्योंकि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है। और जैसा कि आप देख सकती हैं, ओवरसीज में जरूरी नहीं है कि केवल नॉलेज ही काम आती है। यहाँ पे 50% आपकी नॉलेज काम आती है एंड 50 to 60% आपकी कॉम्पिटेंसी काम आती है, जो कि प्रोफेशनल फ्रंट से आती है। आपके पास नॉलेज है, ठीक है, आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, लेकिन जो आपको टीम वर्क है, जो आपको मल्टीटास्किंग है, जो आपकी सॉफ्टवेयर स्किल्स है, ये सारी चीजें जो है अगर आप डेवलप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो कोविड की वजह से ये एक समय जो मिला है, हो सकता है कि जिसमें प्रैक्टिकल वर्क ना हो पाए हो, लेकिन स्टूडेंट्स को एक मंच जरूर मिला है जिसमें अपने आप को वो तैयार कर सके, जिसमें वो प्रोफेशनली अपने आप को ग्रूम अप कर सके। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपने आप को लैंग्वेज की वजह से कॉन्फिडेंस में नहीं कह पाते हैं, जिनको जो है लैंग्वेज की वजह से हो सकता है कि उनको इंटरव्यूज में प्रॉब्लम होती हो या इंटरव्यूज में
अपने आप को एक्सप्लेन ना कर पाते, वो बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं। मैंने देखे हैं इंडस्ट्री में जो कि स्टूडेंट आते हैं और उनके पास नॉलेज और उनके पास कम नहीं होते हैं, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। और इंडस्ट्री में एक्सप्लेन करना, टीम वर्क करना, ये बहुत जरूरी है। अगर आप टीम को लेके साथ में नहीं चलेंगे तो वहां पर आप कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे। तो आपको प्रोफेशनल फ्रंट भी डेवलप करना पड़ेगा एकेडमिक्स के साथ। तो अगर जो कोविड की सिचुएशन है, मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंड और थर्ड वेव भी आ रही है, और ग्लोबली भी ये है कि इंडिया में सेकेंड वेव शुरू हो चुकी है। यहाँ पे भी आसार है कि शायद सेकेंड वेव जनवरी से होगी और ये फिर से लॉकडाउन की ओर जाएंगे, ऐसा है, श्योर नहीं है। तो ये जो गैप है उसको आपको एंजॉय नहीं करना है, उसको आपको प्रोफेशनली डेवलप करना है। जो 2-3 महीने आपको मिल रहे हैं, आपको लगता है कि जिसमें आप डिफिशिएंट हैं उसमें आप अपने आप को इम्प्रूव कर लिए। आपको अगर लगता है कि आप थ्योरेटिकली स्ट्रांग नहीं है तो बुक पढ़िए, और आपको प्रोफेशनली डेवलपमेंट के लिए जरूरत है तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाइए। बहुत सारे सॉफ्टवेयर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जो कि सिखाते हैं कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, किस तरह से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी कॉम्पिटेंसी इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस पढ़े हैं यूट्यूब पे, तो इस समय बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जिससे आप अपने आप को, आपने देखा होगा कि हम लोग बहुत सारे जगह पे माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं, लेकिन हम जितना भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जानते हैं वो शायद 10 या 20% ही होता है, जबकि इंडस्ट्री में बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज होता है। और माइक्रोसॉफ्ट, अमित जी शायद मेरी बात से सहमत भी होंगे इस चीज के लिए। जो एक्सेल है वो ज्यादातर सारे काम एक्सेल पे हम इंडस्ट्री में करते हैं, और स्टूडेंट्स को एक्सेल बहुत ही अच्छे लेवल पे आनी चाहिए। और अगर आप एक्सेल्स के वीडियोस, एक्सेल की स्किल्स डेवलप करेंगे तो आप अपने आप को शो कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में आजकल ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं लिंक्डइन पे, जिसमें वो एक्सेल और वर्ड की कॉम्पिटेंसी चेक करते हैं हायर करने से पहले। तो अगर आप वहां पे फेल हो रहे हैं तो अब नो मैटर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन और डिग्री हो, आप वहां पे फेल हो जाते हैं। तो ये सारे चीजों पे भी ग्रूम अप होना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा टाइम है जिसको आप प्रॉपर्ली यूज करके इम्प्रूव कर सकें अपने आप को। जी राहुल सर, आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने ये जो बोला है कि ये जो गैप है उसको हमें एंजॉय नहीं करना है, उसको हमें कवर अप करना है, उसको हमें ओवरकम करना है। थैंक यू राहुल सर। थैंक यू। प्रोफेसर विजय, आप कुछ कहना चाहेंगे? या बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर बोलना चाहूंगा। देखो, मैं दोनों एंगल से बोलना चाहूंगा, स्टूडेंट के और टीचर्स के एंगल से भी। एज ए स्टूडेंट तो हमें सबसे जो बड़ा एडवांटेज उठाना है डिजिटलाइजेशन का। जैसे अभी आप समझ सकते हैं कि हमने इस कोविड पीरियड में जो सबसे अच्छी अपब्रिंगिंग की है वो हमारे डिजिटलाइजेशन एरिया में की है, और हमने बहुत ही जल्दी से गैजेट्स को एक्सेप्ट किया है। और जिन टर्मिनोलॉजीज का हमें नहीं पता था उनको देखो, किसी को जूम और सिस्को, वेबएक्स और ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं पता थे, और वो सारे प्लेटफॉर्म अब हम बड़े अच्छे से यूज करने लग गए हैं, और वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट और डिस्टेंस बीइंग ट्रेवल्ड। हम कहीं ट्रेवल का एक्सपेंडिचर नहीं है। तो सर ने बहुत अच्छा बोला है, डॉक्टर राहुल ने भी, कि हमें अपने आप को अपडेट रखना है। तो इसमें मेरे को ये थोड़ा सजेशन टीचर्स को भी है कि हमें आज भी अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं बताना कि कौन सी जॉब एग्जिस्ट कर रही है, हमें ये बताना है कि 5 साल बाद जब वो पास होंगे तो कौन सी जॉब मिलेगी उनको, और उस जॉब के लिए उनको कैसे प्रिपेयर करना है। आफ्टर 4 or 5 years probably there will be a very different set of jobs like automation, he has told, flow chemistry, and then definitely artificial intelligence will take up कि बहुत सारे क्लिनिकल रिसर्च। अभी हमने सुना जॉनसन एंड जॉनसन हैज गिवन वन अप्रूवल फॉर वर्चुअल रिसर्च, वर्चुअल क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर वन कार्डियक ड्रग। तो क्लिनिकल ट्रायल्स भी वर्चुअल होने वाली कैटेगरी में। मोबाइल हेल्थ टेक्नोलॉजीज इतनी जल्दी एक्सेप्ट होती जा रही हैं कि हमें मोबाइल हेल्थ टेक्नोलॉजी फ्यूचर में। और फिर सबसे बड़ा जो सेगमेंट जहां पर फ्यूचर जॉब्स है वो मार्केट रिसर्च है। आज भी कुछ अच्छे नाइपर के स्टूडेंट्स एमफॉर्म के बाद या कुछ अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के, ये बहुत बड़ी मैकेंजी, बोस्टन, आइक्विया, इस बड़ी बड़ी कंपनियों में जाके मार्केट रिसर्च में लगते हैं। और हेल्थ में बहुत बड़े बड़े जो है आईटी कंपनीज ऑलरेडी आ चुकी हैं जो फार्माकोविजिलेंस सेट्स में और मेडिकल कोडिंग, राइटिंग, इस टाइप की जॉब्स वाली एरियाज में जा चुकी। तो हमें अपने स्टूडेंट को उस तरफ ट्रेन करना है। और दूसरा, ब्लूम टेक्सोनॉमी के हायर ऑर्डर को यूज करना है।
इंस्टेड ऑफ फर्स्ट रिमेम्बरिंग एंड नॉलेज को हटा के अब उनको एप्लीकेशन पे हमें जाना है, एनालिसिस पे जाना है, सो दैट दे अप्लाई दो स्किल्स, दे एनालाइज, इंटरप्रेट। और उस एरिया में जाके अगर हमारे टीचर भी उधर थोड़ा डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करते जाएं, और ऑब्वियसली आई एम वेरी श्योर कि फिर वो टीचर भी एक अच्छे मेंटर बन पाएंगे और एक स्टूडेंट भी एक अच्छा जो है ना स्टूडेंट बन पाएगा, और दे विल गेन लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस जो डॉक्टर राहुल ने कहा कि इज लैकिंग, तो वो कॉन्फिडेंस उनमें आएगा। तो आई एम वेरी श्योर मोस्ट ऑफ द कंपनीज विल एक्सेप्ट देम हैप्पीली। थैंक यू। बिल्कुल सर, आज के टाइम की डिमांड है सर, टीचर्स की अपडेशन सबसे पहले ज्यादा सबसे जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। बिलोत्रा सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, जैसा कि अभी सभी ने यही कहा कि पेंडेमिक कंडीशंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई हैं, पर इस पेंडेमिक कंडीशन में दो ही सेक्टर ने ग्रो किया है, एक आईटी इंडस्ट्री, एक फार्मा इंडस्ट्री। हम लोग फार्मा इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है अगर हम इसको अपॉर्चुनिटी में बदलें, कई चीजें इनोवेटिव हुई हैं। आज से पहले आप देखेंगे कई बार बात होती है कि सैनिटाइजर एक लग्जरी माना जाता था, आज के टाइम में एक नेसेसिटी है। तो ये चीजें, ये इनोवेशन जो आई है, क्रिएटिविटी लानी होगी, स्टूडेंट्स को ये समझना होगा कि हम क्या इनोवेट कर सकते हैं। आने वाला टाइम चेंज है, उस चेंज में हम किस तरह से ढल सकते हैं, कितनी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम कर सकते हैं, हमारी सोशल स्किल्स कितनी बढ़ सकती हैं। जैसा अभी विजय सर ने बोला कि डिजिटलाइजेशन लानी होगी, ये स्किल्स हमारे बच्चों को डेवलप करनी होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, कुछ नया सोचना होगा। राहुल सर जैसे भी बोल रहे थे कि इनोवेशन, वाकई में इंडिया में ये कमी है, पर हमें अब इससे बाहर आना होगा। इनोवेशन लाने के लिए हमारे जितने स्टूडेंट्स के मेंटोर हैं, वो अगर उनको डेवलप करते हैं कि नहीं तुम्हें इनोवेशन की तरफ चलना होगा, वो एक ढर्रे से बाहर निकलना होगा, तो ये चीजें आएंगी। कोलैबोरेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक बहुत बड़ा हब बन रहा है, और साथ ही साथ कंपनीज के लिए भी है कि वो ये चीजें अब थोड़ा सा बाहर आए कि नहीं, मिनिमम वेजेस हमें देनी है, उनकी हेल्थ सिक्योरिटी हमें लानी है, तभी जो एम्प्लॉय है वो कंपनी के पास लॉन्ग टर्म तक रह सकता है। और ये चीजें अगर आएंगी तो फार्मा सेक्टर में सभी के लिए बहुत अच्छा ग्रोथ का टाइम है। और मेरा तो यही सजेशन है कि अगर हम सब मिलकर, एकेडमिया भी, स्टूडेंट्स भी और इंडस्ट्री भी सब मिलकर चले, तो बहुत अच्छा ग्रोथ मिलने वाला है इस फार्मा इंडस्ट्री में। बिल्कुल सर। अमित सर। या मैडम, मुझे भी थोड़ा इनपुट देना पड़ेगा। जैसा सर ने बोला, विजय सर ने, कि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर निकलने के बाद 4 साल के बाद स्टूडेंट का क्या होता है कि जॉब कौन सी मिलेगी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सारा फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है। तो मैं थोड़ा सा इनपुट देना चाहता हूँ, कौन कौन से अपने एरिया है, एप्लीकेशन है जहाँ स्टूडेंट फोकस दे सकते हैं, क्योंकि किधर जाना है उनको डिसाइड थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में करते हैं। तो अपना फार्मा इंडस्ट्री अगर हम देखें, स्टार्टिंग से जो मैनेजमेंट टीम है इंडस्ट्री की पूरी, तो सबसे ऊपर अपना मैनेजमेंट टीम आती है। वो मैनेजमेंट टीम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और वो सारे लोग होते हैं। उसके नीचे अपना आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम। वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम डिसाइड करता है, जैसे अभी मार्केट में कोई नया ड्रग आया तो उस ड्रग को लेना है नहीं लेना है, दूसरी कंपनी का चल रहा है तो अपने कंपनी को बनाना है, क्या करना है, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम को हैंड ओवर किया जाता है। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम R&D को देती है। फिर R&D में अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो एनालिटिकल डेवलपमेंट लेबोरेटरीज होती है, जो कि एनालिसिस के लिए, जो एनालिटिकल डेवलपमेंट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जो अपने स्टूडेंट हैं एनालिटिकल वाले, केमिस्ट्री के जो है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के, तो वो जा सकते हैं एनालिटिकल डेवलपमेंट लेबोरेटरी के लिए। फिर R&D आता है, जैसा राहुल सर का फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, तो फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं। जिन्होंने सुटिक्स से एमफॉर्म किया है वो फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद अपना क्लिनिकल आता है R&D में ही। तो क्लिनिकल में जो एमफॉर्म कोलॉजी से किया है उन्होंने, वो क्लिनिकल के लिए अपना रुझान बना सकते हैं, उधर जाने के लिए सोच सकते हैं। फिर उसके बाद R&D की ये बात हो गई। उसके बाद R&D में भी फार्माकोविजिलेंस भी होती है, R&D में भी होती है, RA भी होता है, क्योंकि नया ड्रग बनेगा, ANDA NDA बनेगा, तो फिर उनका रेगुलेटरी फाइल सारा
RA डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं जिनका रेगुलेटरी में इंटरेस्ट है, जिनको बहुत सारी गाइडलाइंस पता है और गाइडलाइंस में कैसे अप्लाई करना है, किधर का क्या प्रोविजन है, तो RA में भी जिनका इंटरेस्ट उधर है वो RA के लिए भी, रेगुलेटरी अफेयर्स के लिए भी जा सकते हैं, वो एक अच्छा फील्ड है। फिर फार्माकोविजिलेंस, अभी दवा मार्केट में गई, उसका भी कंप्लेन आता है तो कंप्लेन को रजिस्टर करना, उसके अकॉर्डिंग पोस्ट मार्केटिंग का क्या है वो सारा देखना, तो फार्माकोविजिलेंस भी एक अच्छा एरिया अभी इंडिया में भी चल रहा है, आउटसोर्सिंग का भी चल रहा है अपना इंडिया में जो कंपनी है उनका भी, तो उधर के लिए अपना रुझान फार्माकोविजिलेंस के लिए भी बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर आते हैं, जब R&D में डेवलप हो जाता है प्रोडक्ट अपना, तो फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, तो ये अलग टीम है, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी जा सकते हैं जहां उनको वैलिडेशन करना होता है, जो भी फॉर्मुलेशन बना है, जो भी ड्रग्स बने हैं उनको R&D से उनको ट्रांसफर करना होता है प्लांट में, तो वो टीम अलग होती है, वैलिडेशन टीम, वो भी एक अच्छी टीम होती है। और वैलिडेशन वाला आदमी R&D में भी काम कर सकता है और QC में भी काम कर सकता है, किधर भी, तो उधर भी अच्छा स्कोप है स्टूडेंट के लिए वैलिडेशन के लिए एज ए वैलिडेशन साइंटिस्ट। फिर उसके बाद जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाती है तो वो सारी चीजें आ जाती हैं अपने प्लांट पे, तो प्लांट में भी बहुत सारे डिवीजन होते हैं, जैसे क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी कंट्रोल में जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो उनका क्वालिटी चेकिंग जो है QC में होता है, तो QC में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट अलग अलग QC के लिए। QC में एक इंस्ट्रूमेंट का ग्रुप अलग है, जिसको इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन में जा सकते हैं, एनालिसिस में फिर उसके बाद एनालिस्ट का ग्रुप अलग होता है, एनालिस्ट के लिए भी QA। देन प्रोडक्शन, अगर प्लांट में देखें तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो जिनको फॉर्मुलेशन का ज़्यादा मतलब जिसका इंटरेस्ट फॉर्मुलेशन के लिए कि हमें दवा बनाना है, मुझे इंटरेस्ट है, तो वो प्रोडक्शन के लिए भी जा सकते हैं। प्रोडक्शन के बाद फिर अपना QA डिपार्टमेंट आता है, QA में बहुत सारे QA हैं, जैसे अपना AQA होगा, एनालिटिकल QA, जिन्होंने एनालिसिस की है, जिनको एनालिसिस के बारे में पता है, अच्छा पता है और वो चाहते हैं कि हम एज ए QA काम करें, तो QA में भी AQA में भी जा सकते हैं, वो अलग सेपरेट डिपार्टमेंट AQA का हो गया QA के अंदर। फिर उसके बाद अगर R&D की बात करें तो R&D में भी एक QA DQA होता है, डेवलपमेंट QA, तो DQA के लिए भी वो सोच सकते हैं कि मैं DQA में जा सकता हूँ। फिर वैलिडेशन के लिए भी एक अलग QA होता है, वैलिडेशन QA होता है, तो वो वैलिडेशन QA का भी अलग डिपार्टमेंट होता है। देन स्टेबिलिटी का अलग, स्टेबिलिटी के जितने भी होते हैं टेस्टिंग, वो सारे ग्रुप अलग होते हैं स्टेबिलिटी के, तो ये सारे फील्ड हैं जिसमें वो लोग अपना फ्यूचर बना सकते हैं और एक अच्छा ग्रोथ भी है उसमें। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मतलब हाँ कोई भी अगर जैसे अभी आज के डेट में बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट है 3rd ईयर 4th ईयर में निकलते हैं, बाकी सोचते हैं कि कितना एज ए वेजेस को लेके कितना मिलेगा, हमारा इनपुट कितना होगा, आउटपुट कितना होगा, तो वो 2 साल 3 साल का स्ट्रगल होता है। 3 साल जैसे बी फॉर्म ऐसा सोच के, अगर स्टूडेंट ऐसा सोचे कि 4 साल हमने बी फॉर्म किया, 2 साल हम मुझे इंडस्ट्री में सीखना है, ऐसा सीख के अगर आउटपुट लेंगे तो उनके फ्यूचर नो डाउट अच्छा ही होगा। अगर वो 2 साल में सोचे यार इतना अच्छा, इतना पढ़ने के बाद ऐसा आउटपुट मिल रहा है, तो वो 2 दिन में छोड़ के चला जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचना है, सबको ऐसा सोचना है कि हम 2 साल सीख रहे हैं और नो डाउट अगर 2 साल के बाद 3 साल के बाद एक्सपीरियंस हुआ उनका, तो किसी भी डिपार्टमेंट में कभी भी किधर भी क्विट कर सकते हैं। तो ऐसा मेरा भी सोचना है कि मतलब स्टूडेंट को ऐसा सोचना है 3rd ईयर या 4th ईयर से कौन सा डिपार्टमेंट अपने को चूज करना है, किधर मुझे जाना है, ऐसा पहले से डिसाइड किया तो नो डाउट उनका फ्यूचर अच्छे होगा। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। थैंक यू अमित सर। मंजू मैम। मुझे लगता है कि आज के हम लोगों का जो संवाद का जो टॉपिक था हमारा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम द एकेडमिया, हमारे संवाद से डेफिनेटली बच्चों ने और 100% कुछ टीचर्स ने, इंक्लूडिंग हम, ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को नहीं कहेंगे, जैसे प्रोफेसर विजय भल्ला सर से, राहुल सर से, मल्होत्रा सर से, अमित पांडे जी से, हम लोगों ने, सब लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा यहाँ पे जो बहुत पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे, चाहे वो हमारे ऑटोमेशन की बात हो, चाहे वो हमारे इनोवेशन की बात हो, चाहे वो हमारे एंटरप्रेन्योर की बात हो, या फिर फार्मेसी प्रैक्टिस स्कूल की बात हो, या फिर हम जो हमने जो चीजें जो है सर ने बताई कि नॉलेज है हमारा, या इवन हमारी जो पर्सनालिटी, हमको सिर्फ नॉलेज नहीं, हमको अपनी पर्सनालिटी को भी इम्प्रूव करना है, अपने बिहेवियर को भी इम्प्रूव करना है। जैसे कि PCI में हम एक सब्जेक्ट भी अलग से हमारे यहाँ इनपुट करा गया है, ह्यूमन वैल्यूज, तो हमारी वैल्यूज को भी इम्प्रूव करना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर हम ओवरऑल एक पॉजिटिव में लेके चलेंगे तो डेफिनेटली हम सब लोग जो है अपनी इंडस्ट्री को, अपने
एकेडमिक्स को और इस फील्ड को, इस फार्मेसी फील्ड को एक अलग ही ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, बहुत कीमती समय निकाल करके सब लोग। डॉक्टर मंजू, I have one question if you permit from these industry representatives. डेफिनेटली सर। हाँ, मेरा नहीं है, हमारे कुछ स्टूडेंट्स का बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है जिसको हम भी ऑब्जर्व करते हैं कि आजकल जॉब की अपॉर्चुनिटीज हेड हंटिंग और नेटवर्किंग से ही हो जाती है। तो हम एक स्टूडेंट को कैसे पता लगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में या बहुत सारे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटी एश्योरेंस प्रोडक्शन में वो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और वो कैसे उस तक पहुंच सकते हैं? ये एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, क्योंकि नॉर्मली कैंपस में भी सिर्फ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या एग्जीक्यूटिव टाइप की कंपनीज ही अप्रोच कर पाती हैं, बाकी कंपनीज बहुत ज्यादा कैंपस इंटरव्यूज तक भी नहीं पहुंच पाती हैं। तो डॉक्टर मल्होत्रा, डॉक्टर पांडे, आप कुछ थोड़ा सा इस पे लाइट थ्रो कीजिए ताकि स्टूडेंट्स तक वो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो क्वालिटी एश्योरेंस सेगमेंट में है या उधर इंडस्ट्री में है वो पहुंच सके। I think that some internet, I think, good option to search the jobs right now. Okay, and some colleagues like in our team in this Pharmalok, you can check Hani Malhotra sir is there, Rahul Tripathi is also there. They can also give the opportunity to come take the students. We can give. Okay, and I think pharma field, so many people are saying that pharma field is very small. That is true only. Okay, through relation you can go very easily, and otherwise second option we have been that internet, like Naukri and these all are sites is there. They can help through that sites, because now within I think 2 or 3 years scenario has changed now. People are not recommending to take other person to knows. They are taking a known person from that Naukri and other site is there. From there they are taking. Okay, then student as a fresher they can reach up to through internet or any other colleagues or the person who is working in industries. They can take that opportunity from there. They come to know whether a vacancy is available or not. As per vacancy they can join. Bala sir, yeah, that is a very genuine and right question from the student point of view, क्योंकि एक स्टूडेंट होता है उसको नटशेल से निकला होता है, उसको नहीं पता होता है कि कौन सी जॉब उसके लिए करेक्ट है, कैसे जॉब हंटिंग करे। और अमित पांडे जी ने एकदम करेक्ट बोला कि हमको इंटरनेट से ज्यादातर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सर आने वाला पीरियड भी इंटरनेट बेस्ड ही होने वाला है और ज्यादातर सारी जो नेटवर्किंग्स हैं वो हमको यूज करनी चाहिए। ये प्रोफेशनल ग्रूमिंग से ऑटोमेटिकली आ जाती है। डेफिनेटली अगर आप प्रोफेशनली ग्रूम अप होंगे तो आप नेटवर्किंग अपनी स्ट्रॉन्ग करेंगे। आपके सीनियर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, उनके साथ आपके साथ जब बॉन्डिंग्स रहेंगी तो आप चीजों को देखेंगे कि इंडस्ट्री में इस तरह की चीजें आ रही हैं और इस फील्ड में जो जॉब्स हैं वो अवेलेबल है। और बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं जिन पे आप देख सकते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शंस देख सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप लाइन अप कर सकते हैं अपने आप को कि किस तरह की जॉब के लिए आप सूटेबल है और इस तरह की जॉब्स जो है इंडस्ट्री देख रही है। इसके अलावा सर सबसे बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन आज की डेट में, जिसमें आप लिंक्डइन पे आप इंडिविजुअल पर्सन की प्रोफाइल, कंपनीज की प्रोफाइल देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे अपने आप को ग्रो किया। क्योंकि कोई भी फार्मा इंडस्ट्री का पर्सन 10 साल 15 साल अपने आप को स्पेंड करता है तो वो एक बहुत बड़ा स्पैन होता है। वो अपनी चीजों को कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे लेके गया है वो आप देख सकते हैं बीइंग अ स्टूडेंट, और आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं उस तरह से। और डेफिनेटली प्रोफेशनल नेटवर्किंग इसमें हेल्पफुल है और बहुत सारे सोशल इंजन्स जो प्रोफेशनल इंजन्स हैं जिसको आप यूज करके जॉब हंटिंग कर सकते हैं। और डेफिनेटली आपको उस एरिया में अपने आप को फोकस करना ही पड़ेगा। कोई आपके लिए जॉब्स लेके आएगा ऐसा लेके नहीं आएगा। बहुत सारे छोटे कॉलेजेस हैं जहाँ पर अप्रोच नहीं कर पाती हैं इंडस्ट्रीज, उनके भी अपने कंस्ट्रेंट्स होते हैं। और नाइपर और जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं और उनके पास स्टूडेंट स्ट्रेंथ बहुत सारी है और तो उनको पहले अप्रोच करते हैं रादर देन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस को। तो वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए तो यही एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इंडस्ट्रीज के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करें। टीचर्स के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म्स
क्रिएट करके रखें अपने स्टूडेंट्स को, कि ताकि उनको एक स्टेप आगे बढ़ने का मौका मिल सके, बाकी वो अपने आप को एक्सप्लोर वहां पे कहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए ऐसा रहता है कि जॉब ओपनिंग्स हर कंपनी अपनी साइट पर आज के टाइम में डाल रही है कि जॉब ओपनिंग्स हैं, नेट के थ्रू भी अवेलेबल हैं। और आज के टाइम में क्या हो रहा है कि जितने प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं उसमें प्लेसमेंट हेड्स बनाए जा रहे हैं, प्लेसमेंट सेल है जो कंपनीज को कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आइए और हमारे यहाँ से प्लेसमेंट लीजिए। तो ऐसा भी आजकल अवेलेबल है सर। बिल्कुल ठीक। ओवर टू मंजू मैडम। जी सर, सभी लोगों ने सही से, जैसे मल्होत्रा सर ने भी बोला कि सबके यहाँ एक प्लेसमेंट की एक सेल होता है, एक वहाँ पे टीम होती है जो कि अप्रोच करते हैं अपनी तरफ से एक, लेकिन बहुत सारी सेल ऐसी भी होती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हर एक जगह पे नहीं पहुंच पाते। तो वहाँ पे हम इंटरनेट एक सबसे बढ़िया जरिया है जहाँ पे हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, या फिर हम ये बात कर रहे हैं कि आपके मुंह से एक ऐसा, राहुल सर के मुंह से निकल गया सोशल प्लेटफॉर्म। नहीं, सोशल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल वो सोशल भी हम लोग कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट कर रहे हैं विद द प्रोफेशनल। ऐसा नहीं कि चाहे आप फेसबुक को लेते हैं या कुछ, तो बहुत सारे लोग हम इस पे कनेक्ट हो रहे हैं। और मतलब बहुत जिनको हम जानते हैं प्रोफेशनली वहाँ पे आते हैं कि हाँ पीपल यू मे नो, तो हम देखते हैं अच्छा सर भी हैं वहाँ पे, तो उनसे बहुत सारे जब हम कहीं पे कनेक्ट होते हैं तो हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखते हैं। तो आज इस प्लेटफॉर्म पे जैसे सारे लोग, आप यूके से हैं, यहाँ पे कोई बड़ोदरा से है, कोई बेंगलोर से है, तो सब लोग एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे कैसे आ गए, कहीं ना कहीं हम सब लोग कनेक्टेड हैं थ्रू द डिजिटल मीडिया, थ्रू द सोशल मीडिया, थ्रू द प्रोफेशनल 100%, वो भी कहीं ना कहीं हमारे इसमें। तो हम सब लोग कनेक्ट हैं थ्रू द इंटरनेट। तो जब इंटरनेट है तो हम लोग उसको यूटिलाइज करें, हम लोग इस पेंडेमिक को एंजॉय करने के बजाय हम लोग इसको एक पॉजिटिव वे में लेके चलें। और अपने आप में भी बहुत सारे टीचर्स को भी, डायरेक्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, या इंडस्ट्री में हैं, सब लोग को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो हम लोग आगे भी अच्छा करेंगे और कोशिश करेंगे कि फिर हम लोग जुड़ेंगे एक बार फिर किसी और टॉपिक को लेकर के, जिससे बच्चे इसी संवाद से कुछ ना कुछ सीखेंगे और यहाँ से जो हमारा आउटपुट है उससे वो लेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, इंडस्ट्री में कहीं पे सेट करेंगे, और वो क्विट नहीं करेंगे या वो इंक्लाइन नहीं होंगे टू द ओवरसीज जॉब। वो अपने इंडिया में रह के कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, और वो जो ऑटोमेशन और इनोवेशन की बात आ रही है वो खुद से डेवलप करेंगे और एज ए एंटरप्रेन्योर यहाँ पे अपने आप को प्रूव करेंगे। डेफिनेटली वो टाइम जल्दी ही आएगा, जो हम 10 साल का इंतजार नहीं करेंगे, हम जल्दी ही वहां पे पहुंचेंगे। भला सर, आप कुछ एक एंडिंग में कुछ अपना ऐसा कुछ इनपुट दीजिए कि जो है जिससे हम सब लोग मोटिवेट हों, क्योंकि आपसे बढ़िया नॉलेज और आपसे बढ़िया जो है इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस अभी तक तो यहाँ पे किसी को नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, सब अपने अपने स्ट्रीम में एक्सपर्ट रहते हैं और ऐसा कुछ नहीं है। बस इन द लास्ट जो मेरा सबमिशन यही रहेगा कि अगर हम अपने कमिटमेंट लेवल्स को जो है ना हाई रखें, जहां पर भी हैं, वी शुड बी ट्रूथफुल और हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी रखें एज अ टीचर ऑल्सो। और हम यही चीज इनकलकेट करें हमारे स्टूडेंट्स में भी कि हमारी इंटीग्रिटी बहुत हाई रहे, हमारे कमिटमेंट लेवल्स रेज करें। जब हमारे कमिटमेंट लेवल रेज करते हैं, आई एम वेरी श्योर फिर वो सक्सेस कभी भी जो है ना पीछे नहीं रहती है। वी आर वेरी सक्सेसफुल इन ईच एंड एवरी असाइनमेंट विच इज गिवन टू अस, चाहे वो छोटी है, चाहे वो मीडियम है या बहुत बड़ी है। तो इंटीग्रिटी और कमिटमेंट लेवल्स के लिए ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पर भी, और इवन स्टूडेंट्स को भी यही एक इम्बाइब करने की जो है ना प्रेरणा दी जाए। दैट इज माय सिंपल सजेशन। थैंक यू। थैंक यू सर। पूजा मैम, आप प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। मैं सभी डिग्निटरीज का थैंक्स करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों ने इतना प्रीशियस टाइम स्पेयर किया। आज इस प्लेटफॉर्म पर हमने बहुत सारी चीजें सीखी। हमारे स्टूडेंट्स भी वॉच करेंगे इस प्रोग्राम को, बहुत सारे टीचर्स भी।
आज बहुत कुछ हमने नया सीखा है कि किस तरह से एकेडमिक्स को इंडस्ट्री के साथ साथ चलना है, किस तरह से हमें एक बैलेंस मेंटेन करना है एकेडमिक और इंडस्ट्री। बेस जहां से बच्चों ने शुरुआत करनी है अपने कैरियर की, एकेडमिक्स बी फार्मेसी प्रोफेशन जब स्टार्ट करते हैं, अगर बेस स्ट्रांग होगा तभी बच्चे आने वाले चैलेंजेस को आराम से फेस कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक यू मैम।